तो अब यदि इस पूरे चार्ट को हम एनालाइज करें तो ये जो एनर्जी है, जब ये एनर्जी काम कर रही है किनके थ्रू? इन तीन के थ्रू, शरीर, मन और बुद्धि के थ्रू। तो हम क्या कर रहे हैं, संसार में ये तीन चीजें हैं संसार को समझने के लिए, थॉट्स हैं, इमोशंस हैं और ऑब्जेक्ट्स हैं। इन्हें तीनों कॉम्बिनेशन संसार कहोगे ना, या इससे बाहर कुछ है? तो ये जो संसार है, तो इस संसार को समझने के लिए इसके बीच के अंदर ये चीज निकल के आ गई, परसीवर, फीलर एंड थिंकर। ये मैं हूं। हाँ जी, तो मैं क्या हूं? जो इस संसार को परसीव कर रहा हूं, वो जैसी भी चीजें जिस भी रूप में कर रहा हूं, जो फीलिंग्स आ रही हैं, जो मैं फील कर रहा हूं वो, और जो मैं सोच रहा हूं वो, इन तीनों का जो प्रोडक्ट है वो मैं हूं। ठीक है? ये इसलिए है, ये मान लो शरीर की हम बात करते हैं, शरीर की बात करते हैं तो हम कहेंगे हम आंखों से देख रहे हैं, बट आंखों से देख रहे हैं तो मरने के बाद तो हमें नहीं दिखाई देता, लेकिन मरने के तुरंत बाद उस आंख को, डेड आई को, डेड बॉडी में से निकाल लिया ना, डेड आई होगी ना वो, उस डेड आई को यदि हम किसी और के उसमें इंप्लांट कर देते हैं तो फिर भी वो देखना शुरू कर देती है। तो इसका मतलब क्या है, थोड़ी देर पहले वो नहीं देख रही थी, अब फिर देख रही है। इसका मतलब इसके पीछे, इट इज जस्ट एन ऑब्जेक्ट, इसके पीछे देखने वाली शक्ति कोई और है। और इसका साधारण सा आपको फील भी कर सकते हो इस बात को आप, जैसे कई बार क्या होता है, सामने लगता है कि ये व्यक्ति यहां देख रहा है, लेकिन वो नॉन अटेंटिव होता है, आप उसके सामने से गुजर जाते हो, उसको पता ही नहीं लगता। इसी तरह से सुन रहे होते हो आप, कोई आपको आवाज देता है और आप इतने मग्न हैं, चाहे अपने विचारों में, चाहे किताब में, चाहे किसी और चीज में, आप उसको अनसुना कर देते हैं। तो इसका मतलब ये जो इंस्ट्रूमेंट है, जिसको आप कान कह रहे हो, नाक कह रहे हो, आंख कह रहे हो, ये तो काम कर रहे हैं, लेकिन इसके पीछे कोई चीज है जो सेंस नहीं कर रही है, तो आप ये काम करते हुए भी इनका कोई आउटपुट आपको मिलेगा नहीं। क्लियर? हाँ, बिल्कुल सही। मुझ में और बंदर में फर्क क्या है? इन्हीं चीजों का फर्क है। बंदर की जो परसीविंग पावर है, फीलिंग पावर और थिंकिंग पावर है, ये अलग है हमसे। ही कैन नॉट थिंक, हम जितना नहीं सोच पाता। हर एक लेकिन केला छील के खा रहा है, लेकिन केले का बनाना शेक नहीं बना रहा हूं। हाँ, बस यही फर्क है बेटा। हाँ, यही फर्क। वो क्या है, ही इज नॉट स्किल्ड, वो इतनी अपनी जरूरतों को, बेसिक रिक्वायरमेंट को पूरी कर रहा है, वो अपनी भूख को शांत कर रहा है। हमने पिछली बार 4 इंग्रेडिएंट देखे थे ना, वो एनी हाउ भूख को शांत कर रहा है, वो अपने बॉडी को सेटिस्फाई कर रहा है थ्रू सेक्स प्लेजर, और नींद और भय से अपने आप को बचा रहा है। डर है उसको मौत का तो बचा रहा है, उसको लगता है जिस भी चीज से खतरा है वो बचेगा। भूख की पूर्ति करेगा, नींद की पूर्ति करेगा और संभोग की पूर्ति करेगा। ये चार्ज है, इससे बाहर नहीं जाएगा वो। उसको इज्जत, रिगार्ड, रिस्पेक्ट, सक्सेस, इन चीजों का नहीं पता। तो उसकी थिंकिंग कितनी होगी? लिमिटेड होगी, बहुत छोटी होगी सोच। और हमारा संसार कितना बड़ा है, मान सम्मान, प्रतिष्ठा, इज्जत है, अनुशासन, एक एक शब्द के हम 10-10 चीजें हमने बना रखी हैं। ठीक है? हाँ जी। लेकिन जैसे अगर हम पूरा तो उसके अंदर एक किंग होता है, तो वो पावर ही तो है, या फिर एक या फिर किसमें? दोबारा करो। जैसे शेर होता है, हाँ हाँ, तो उनमें एक किंग होता है, मेन जो हाँ, ठीक है ठीक है। तो वो डोमिनेंस ही तो शो करता है, वो इन चारों के अलावा उन्होंने संविधान का निर्माण कर रखा है उन्होंने ऐसी व्यवस्था कर रखी है, बहुत ही छोटी व्यवस्था है, जिसके अंदर ताकत है, जिसके अंदर थोड़ा सा भी करेज ज्यादा है, वो रूल कर देगा। हो सकता है बहुत सारे शेरों के झुंड की हम बात करें तो शेरों के झुंड में मान लो 10 शेर हैं, उन 10 शेर के अंदर से फिजिकली
ए नाम का शेर बहुत ताकतवर है फिजिकली, लेकिन बी नाम का जो शेर है वो करेजियस है, वो पंगे लेने में नहीं घबराता वो। और ये क्या है, इसको अपनी ताकत का पता ही नहीं है और ये से लड़ाई नहीं कभी, लेकिन ये करेजियस है इसलिए रूल कर रहा है। थोड़े थोड़े से डिफरेंस है, होता है ना, एक हमें कभी आभास ही नहीं होता कि मैं ऐसा भी कर सकता हूं। ये जैसे मैं अपनी लाइफ के अंदर, मैं अपना उदाहरण दूं तो मैं अपनी लाइफ के अंदर कभी भी 10 किलोमीटर 11 किलोमीटर ज्यादा नहीं, क्रॉस कंट्री मैंने रेस की 11 किलोमीटर ज्यादा मैं कभी नहीं भागा, लेकिन एक बार एक बच्चे ने चैलेंज कर दिया कि आप 11 किलोमीटर भी नहीं भाग सकते, तो मैंने कहा चल भी देखते हैं। तो मैं उस दिन में 17 किलोमीटर भागा। तो मुझे मेरी कैपेबिलिटीज का पता ही नहीं था, मुझे ये लगता था कि 11 किलोमीटर ज्यादा मेरी कैपेसिटी नहीं है भागने की। लेकिन जब किसी के साथ भागे, थोड़ी सी जिद हुई कि भाई पहले कौन हारता है, तो हम 17 किलोमीटर तक गए। आप समझ गए, इससे ज्यादा भी जा सकते थे, कुछ और होती, कोई इमरजेंसी होती, कुछ है। तो आपको अपनी कैपेबिलिटीज का आपको पता ही नहीं होता। हम बेस्ट परफॉर्मेंस कब देते हैं? अंडर प्रेशर। जिस समय हमारे पर हमारे सर्कमस्टेंसेस इस तरह के होते हैं तो वो हमें मजबूर करते हैं, वरना तो कंफर्ट जोन के अंदर तो हम एक लिमिट अपनी सेट करके रखते हैं दिमाग में, बस 3 ही घंटे पढ़ सकते हैं, 4 ही घंटे पढ़ सकते हैं, इतना ही भाग सकते हैं, इतना ही कर सकते हैं। हम उससे बाहर जाते ही नहीं है, लेकिन परिस्थितियां उससे बाहर निकलने को मजबूर कर देती है ना। अब एक उदाहरण था, जैसे 2 उदाहरण बड़े अच्छे से थे ये। एक लड़का, 2 बच्चे खेल रहे थे और एक बच्चा कुएं में गिर गया, तो दूसरे भाई ने कहीं से रस्सी का इंतजाम करके उसको अकेले को खींच लिया, छोटे भाई ने। मतलब वो 8 साढ़े 8 साल का था, 9 साल का था, और उसने 12-13 साल के लड़के को खींच के बाहर निकाल दिया। उसने जब घर आके कहानी सुनाई तो किसी ने यकीन ही नहीं किया कि तू कैसे खींच के निकाल सकता है। उससे कहा गया प्रैक्टिकली करके दिखा, संभव नहीं था। दोबारा एक और उदाहरण हुआ, उसके अंदर क्या है, एक मारुति कार के अंदर हस्बैंड वाइफ जा रहे थे, वो कार पलट गई, तो हस्बैंड उससे बाहर गिरे इस तरह से कि उनके पैर दब गए जब गाड़ी पलटी, जब तो उस अकेली औरत ने उस कार को पलट दिया, उसको बाहर निकाल लिया। और जब वैसे कहा गया उससे कि आप करके दिखाओ, तो शी वॉज अनेबल टू लिफ्ट इवन 150 kg, और उसने 1000 kg की गाड़ी को पलट दिया था। तो ये कैसे संभव हुआ? ये हो जाता है, हो ही जाता है। दैट इज द पावर ऑफ कंसंट्रेशन। और ये कंसंट्रेशन कैसे? आप में और एक जो बंदा है, जो वेट लिफ्टर है, उसके अंदर सिर्फ एक ही बात का अंतर है। प्रैक्टिस तो अपनी जगह है, यदि प्रैक्टिस को हम एक तरफ कर देते हैं तो सिर्फ कंसंट्रेशन का फर्क है। आपने देखा होगा कि वो सारा ध्यान अपना रॉड पे लगाते हैं, सामने कोई हंस रहा है, कोई बोल रहा है, उनको नहीं पता क्या हो रहा है, सामने क्या एक्टिविटीज हो रही है। वो पूरी कंसंट्रेशन कहां लगा देते हैं? अपने सिर्फ रॉड के ऊपर और अपने हाथों के ऊपर, और पूरी पावर को, पूरी कंसंट्रेशन को, पूरे ध्यान को वहां केंद्रित कर देते हैं, और 150, 200, 250, 300 kg तक उठाने में सक्षम होते हैं। तो वो किस लिए है? क्योंकि उनके अंदर एक सवाल उठा ही नहीं कि मैं नहीं कर सकता। यहां जो शक है कि मैं कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा, जो संशय है, जो डाउट है, वो डाउट रेज ही नहीं हुआ। उसको ये चिंता थी कि तूने इसको नहीं निकाला तो इसके पैर खराब हो जाएंगे, ये मैं इसको बचा नहीं पाऊंगी, ब्लड लॉस हो रहा है, तो बस करना है, मतलब करना है। दोनों केसेस के अंदर ये हुआ। तो हम क्या माने कि इस तरह की सिचुएशंस होती हैं। एक फिलोसफर है, वो कहते हैं कि जो स्थिति इतनी खतरनाक स्थिति हो जिससे आप बच गए, जो आपकी जान नहीं ले रही, वो निश्चित रूप से आपको स्ट्रांग बना रही है। आप कोरोना वायरस वाले से पूछ लो जो निकल के आए हैं, तो सबके एक्सपीरियंसेस, जो जंग में गए हैं उनके एक्सपीरियंसेस, जो मौत के मुंह में से बाहर आए हैं, उनका करेज, उनका कॉन्फिडेंस वो अलग ही लेवल का हो जाता है, क्योंकि वो चीज देख चुके हैं, अपनी क्षमताओं को परख चुके हैं। आप समझ गए? तो ये डिफरेंस है। तो हम उनके साथ कंपेयर यूं नहीं कर सकते, क्योंकि वो बहुत लिमिटेड सी जीवन जी रहे हैं। उनको ना तो LIC की पॉलिसी चाहिए, मेरे बच्चों का क्या होगा, शेर सोचता है मेरे मरने के बाद, फिर मेरा कोठी, कार, बंगला, ये ऐसा कुछ नहीं सोचते। एरिया को जरूर डिमार्क करते हैं वो, अपने एरिया को, वो भी सुरक्षा के भाव से करते हैं। क्यों? क्या होता है कि ये बेसिक इंस्टिंक्ट होती है। क्या होता है कि जैसे एक शेरनी जो है, इसके पीछे भी रीजन है, उसके पीछे रीजन ये है
कि शेरनी जितनी जल्दी बच्चों से दूर होगी उतनी जल्दी वो दोबारा संभोग के लिए तैयार हो जाएगी। तो दूसरा जो शेर है जो उससे रिलेशन बनाना चाह रहा है वो उनको खत्म करना चाहेगा, उन बच्चों को। लेकिन एक शेर होगा जिसमें बाप का गुरूर आ जाएगा कि ये मेरे बच्चे हैं, जिसको ये फीलिंग आ जाएगी, वो बचाने की कोशिश करेगा। इतनी सी बात है बस। तो इन चीजों से बाहर है ही नहीं वो, तो उनकी तुलना हम नहीं कर सकते। ठीक है, तो आप समझ गए। तो यहां पर यही चीज यदि हम पिछली क्लास को हम ले आते हैं तो रज, तम और सत, ये तीनों में अलग अलग है ना सब में, और ये अलग अलग की वजह से अलग अलग थिंकिंग बन रही है, अलग अलग फीलिंग्स आ रही है और अलग अलग परसीविंग है। जैसे जय कृष्ण मूर्ति बहुत अच्छी बात कहते हैं, वो कहते हैं कि ऑब्जर्वर इज ऑब्जर्व्ड, कि एक चीज को हम देख रहे हैं, किसी भी चीज को हम देख रहे हैं तो हम उस चीज को नहीं देख रहे, असल में हम अपना परिचय दे रहे हैं, उस चीज का नहीं दे रहे। आप समझे बात? जैसे उदाहरण के लिए मान लो ये है, ये मैंने आपको शो किया, कुछ भी ऑब्जेक्ट है। अब निश्चित रूप से आप एक एक लाइन इसके बारे में लिखो, प्रैक्टिकल सा करते हैं, इसके बारे में एक लाइन सारे लिखो। हाँ जी, चश्मे या कवर है। और किसी के दिमाग में इसके अलावा? हाँ जी, प्लास्टिक का ऑब्जेक्ट है। कोई कहेगा सुंदर है, कोई कहेगा स्क्वायर है, कोई किसी और चीज से रिजेंबल करेगा। तो इसका मतलब क्या है कि हमारे बैक एंड पे जो चीज है वो ऑब्जर्वर इज ऑब्जर्व्ड, कि जो ऑब्जर्व कर रहा है असल में हमें वो दिख रहा है, वो ऑब्जेक्ट नहीं दिख रहा। एक पेड़ को आप देखते हो तो एक आदमी जो लकड़ आ रहा है वो सोचेगा इसमें से इतनी लकड़ी निकल सकती है। एक मेरा दोस्त था, उसने शटरिंग का काम नया नया शुरू किया था, जिस भी पेड़ को देखता उसमें सोचता इसमें से इतने बर्गे निकल सकते हैं, शटरिंग का वो मटेरियल निकल सकता है, वो उस दृष्टि से देख रहा है। एक जो एनवायरमेंट को प्रोटेक्शन की बात कर रहा है वो कह रहा है कि ये ऐसे पेड़ और जगह भी होने चाहिए। एक जो ग्रीनरी की बात कर रहा है वो कह रहा है ये बहुत सुंदर लोकेशन पे पेड़ है। पॉल्यूशन की नजरिए से देख रहा है। तो मतलब उन सारों के पर्सपेक्टिव अलग क्यों है? सबकी ऑब्जर्वेशन अलग है, सबकी फीलिंग्स अलग है, सबकी थिंकिंग अलग है, और वो फीलिंग, थिंकिंग और जो परसीव कर रहा है वो, उन तीनों का कॉम्बिनेशन है, वो दिखाई दे रहा है हमें। किसी ऑब्जेक्ट को देखने पर हमें वो ऑब्जेक्ट नहीं दिख रहा, वो चीज दिखाई दे रही है। यदि ऐसा कोई संभव है ही नहीं कि एक ऑब्जेक्ट को देखकर हम सबके दिमाग में एक ही ख्याल आए, ऐसा संभव ही नहीं है कभी भी। है तो बताओ, आप सोचो। तो इसका मतलब क्या है कि मैं जो हूं, आई एम द प्रोडक्ट ऑफ दीज थ्री। मैं क्या सोचता हूं, मैं क्या फील करता हूं, और मैं किस सेंस में परसीव करता हूं, बस। जैसे एक और एक फिलोसोफर की और बात करते हैं यहां। एक बंदा, उसका जो दोस्त था, उसको उसने बुलाया शाम को, वो नहीं आया। तो उसको बड़ा गुस्सा आया कि मैंने शाम को इसको बुलाया, नहीं आया। तो उसने देखा तो वो अपनी गर्लफ्रेंड के साथ बैठा हुआ था, तो पार्क के अंदर। तो उसने उस गर्लफ्रेंड के सामने कहना शुरू किया कि जहां तूने कमरे में हाथ डाल रखा है ना, ये यदि स्किन को हटा देना तो इसके अंदर बहुत मल भरा हुआ है, उसके अंदर बहुत बुरी स्मेल है, और तू सोच सकता है कितनी बुरी स्मेल है। इस स्किन के अंदर क्या नहीं है, पसीना है, बदबू है, ये है। उसने ऐसी पिक्चर बनाई उसकी कि वो वहां से उठ के खड़ा हो गया। आप समझ रहे हो? एक चीज जिसको दुनिया की सबसे हसीन औरत समझ रहा था, उसने उसका एक ऐसा स्केच खींच दिया कि उसको लग रहा है ये गंदगी के अलावा ही कुछ नहीं है। और अपने बारे में भी हम ऐसा ही सोचते हैं। हम सोचते हैं ना, बाहर से हम तरोताजा से करके अच्छे से साबुन वाबुन से नहाकर तैयार होकर आ रहे हैं, लेकिन अंदर क्या है, वो पसीना जो निकल रहा है वो अंदर से तो निकल रहा है, छींक के साथ जो निकल रहा है वो अंदर से तो निकल रहा है, खांसी के साथ जो निकल रहा है अंदर से तो निकल रहा है, और बाकी जगह से जो निकल रहा है वो अंदर से ही निकल रहा है। तो आप समझ सकते हो ना कि हम क्या है, ये भी एक हमारा नजरिया है। हम जिसको बहुत ही अच्छा कह रहे हैं, प्राउड फील कर रहे हैं, एक ब्यूटी क्वीन बन रही है लड़की, जिस आधार पर एक नजरिया ये है, वो बाहर बाहर से देख रहा है, दूसरा नजरिया है वो सबको बराबर देख रहा है। समझ गए आप? तो ये सब किस चीज पे है? ये सारे इन्हीं चीजों के ऊपर डिपेंड कर रहे हैं। तो यहां मैं कौन सी निकल के आई है? तो कॉन्शियसनेस जो एनर्जी है वो
और इसके ऊपर एक बड़ा फैक्टर है ये वासना, कि ये क्या है, ये उस चीज को प्रभाव में डाल रही है, वो उससे ये सारी चीजें बदल रही है। यहां तक हाँ जी, क्लियर? यहां तक कोई डाउट है तो बताओ। अब जो वैल्यूज है आपकी, चाहे एथिक्स है, वो सारा दैट इज द प्रोडक्ट ऑफ दीज थ्री, इन तीनों का प्रोडक्ट है। और ये यहां पर इस पे डिपेंड करेगा, पूरी जो हमारी ड्राइव है वो वासनाओं के ऊपर है। एक आदमी भक्ति के अंदर रत है तो उसकी ये चीजें अलग होंगी। एक आदमी का प्रोफेशन चोरी का है, डाके वाके का, उसका अलग होगा। एक आदमी किसी और मोटिव का, तो यहां ये क्या है, बेसिकली इट इज अ मोटिव। ठीक है, वो मोटिव हमारी इन चीजों को ड्राइव दे रहा है। यहां तक कोई डाउट है तो बताओ, समझ गए आप? तो मैं जो है वो यहां से निकल के आ रहा है, एनर्जी है, एनर्जी की वजह से ही ये सारी चीजें हो रही हैं, वो एनर्जी नहीं तो कुछ भी नहीं है। यहां से जो वासना है वो किस तरह की वासना है, वो हमारे ऑब्जेक्ट्स को, इमोशंस को और थॉट्स को किस तरह से हम लेंगे उस चीज को कंट्रोल कर रही है। और जो ये चीजें, जो ये इनका जो प्रोडक्ट है वो दैट इज मी, वो मैं। यहां वासना बदलेगी, ये भी बदल जाएंगे। मतलब यहां जो चीजें बदलती जाएंगी वो बदल जाएंगी, बेसिक थॉट्स हैं हमारे, बेसिक वैल्यूज हैं, वो बदलती जाएंगी, यहां चीजें बदलती जाएंगी। एक समय में एक आदमी था जो डाकू था, एक समय में वो है वो बहुत बड़ा संत है। तो किस वजह से? वो सिर्फ इस वजह से यहां चेंज हुआ है। ठीक है, वैल्यूज में चेंज हुआ है, कोर के अंदर चेंज हुआ है, हृदय में परिवर्तन हुआ है। ठीक है, कहते हैं ना कि इसकी तो आत्मा जाग गई, साधारण शब्दों में उसकी आत्मा जागी है। किसी की आत्मा सोई हुई है, किसी की आत्मा मृत है। सोई हुई आत्मा को भी हम जगा सकते हैं, लेकिन जिसकी मरी हुई आत्मा है उसके साथ कुछ नहीं हो सकता। वो डेड, जिस तरह से जिनको दया ही नहीं होती, आप पिक्चरों में देखते हो ना, ऐसे कई पात्र होते हैं ना, मतलब अति दिखाते हैं। मूवी के अंदर इमोशंस की अति दिखाते हैं, इसलिए मूवीज चलती हैं। वो अति नहीं दिखाएंगे तो मूवीज चलेगी नहीं। क्रूरता की भी हद दिखाते हैं। जैसे वो पिक्चर थी एक, लोहे का वो लेता है और उसके सर में मारता है, सर फोड़ देता है, आमिर खान का। हाँ, गजनी, गजनी के अंदर तो क्रूरता दिखाई ना, आदो कितना बड़ा लोहे का वो लेके उसका सर ही फाड़ देता है, मार रहा है, बिल्कुल दया नहीं कर रहा। तो ये क्या है? तो ये उसकी हद है। और ऐसी चीज ही हमें देखने में पसंद आती है। मतलब अति किसी भी चीज की, इमोशन, किसी भी इमोशन की अति देखने में हमें अच्छा लगता है, इसीलिए हम फिल्म देखने जाते हैं। नॉर्मल पिक्चर तो कौन देखेगा? एक लड़का है, एक लड़की है, दोनों कॉलेज में जाते हैं, प्यार हो जाता है, दोनों के बाप कहते हैं बहुत अच्छा, तुमने हमारा खर्चा बचा दिया, हम रिश्ता देखने जाते, बहुत पैसा लगता, और अब तुम्हारी शादी कर देते हैं। दोनों की शादी हो जाती है, पिक्चर खत्म। आप में से एक बंदा नहीं जाएगा थिएटर, और गलती से कोई चला गया तो गाली देता हुआ बाहर आएगा। हमें क्या चाहिए? जब तक इनमें वेरिएशन नहीं होगी ना, जब तक यहां हिले ना, हम जो जैसे हैं हम उससे अपोजिट कुछ ना दिखे। जैसे एक पिक्चर आई थी कोयला, देखी होगी आपने, तो उसमें क्या है, वो मार रहा है, पिट रहा है माधुरी दीक्षित के लिए, और खुद मारना शुरू कर देता है, ले तू मार। सामने वाले डर जाता है कि इसको मैं क्या मारूंगा, खुद ही अपना हाथ तोड़ रहा है। तो ऐसी चीजें क्या है, ये जो इमोशंस हैं, ये जो एक्सट्रीम इमोशंस हैं, ये हमें प्रभावित करते हैं उस मूवीज को देखने के लिए। हर एक मूवी के अंदर एक्सट्रीम इमोशंस मिलेंगे, वो चाहे पॉजिटिव साइड में हो, खेल से संबंधित मूवी देख लो, बायोग्राफी देख लो, उन सब में क्या होता है, एक्सट्रीम इमोशंस होते हैं। हारते हारते बंदे बाजी पलट जाते हैं। इतनी भीड़ क्यों इकट्ठी थी यहां पर मुंबई में? बहुत आसान सा मैच होता, बांग्लादेश के खिलाफ जीत के आ रहे होते, तो आप देखो आखिरी के अंदर क्या स्थिति बन गई थी। और उस स्थिति की वजह से हमें लग रहा है टीम ने बहुत मेहनत की है, मतलब जाता हुआ मैच हाथ में ले लिया, वापस ले लिया, वापसी कर गए, तो और इज्जत बढ़ गई। और आसान सा मैच होता तो, मान लो गुड़गांव की एक गली टीम होती, उसके साथ अफ्रीका की टीम का मैच हो रहा होता, तो कोई रोमांच आता? नहीं आता। तो जीवन के अंदर रोमांच कब आता है? जब कोई चीज बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सी चीज हो जाती है। इसीलिए हम मूवीज देखते हैं, इसीलिए हम नॉवेल्स पढ़ते हैं, इसीलिए हम समाचार पढ़ते हैं,
समाचार में साधारण कुछ भी नहीं होता। 17 आदमियों को मार दिया, बस पलट गई, बम फट गया, ये सारी चीजें। 3 बच्चों की मां 45 साल की 24 साल के लड़के के साथ भाग गई। ये मतलब दीज आर नॉट ऑर्डिनरी थिंग्स। ये फिर रोमांच पैदा करता है ना जीवन में कि हम क्या घिसी पिटी जिंदगी जी रहे। ये देखो, गेम्स, स्पोर्ट्स, ये सारी चीजें ऐसी होती हैं जो हमें एक्साइट करती है, उत्साहित करती हैं, या जो हमारी नॉर्मल थिंकिंग है उस थिंकिंग को स्ट्राइक करती है, थिंकिंग में वेरिएशन लाती है। कहीं हमारे सैडनेस आ गई, एक न्यूज पढ़ी, सैडनेस आ गई, इतने लोग मर गए, दुख हो गया। दूसरी न्यूज पढ़ी, कुछ और स्ट्राइक कर गया। जैसे मुंबई में क्रिकेट में जीत हो गई, वहां क्या आपने पढ़ी तो बेसिकली क्या है, सब इमोशंस का खेल है। एवरीथिंग डिपेंड अपॉन इमोशंस। ठीक है, तो ये मुझे लगता है सबको समझ में आ गया कि हम जो है, ये जो वासना है इस पे एक बहुत पुरानी कहानी है। और ये मैंने शायद भागवत पुराण में पढ़ी थी या किस में पढ़ी थी। अजामिल नाम का एक पात्र होता है, अजामिल नाम का, ठीक है। और ये मैंने अपने YouTube चैनल पे भी डाली हुई है, छोटी छोटी कहानियां डाली हुई हैं, आप देख लेना उस पर भी। तो क्या होता है कि वो बंदा गुरुकुल में पढ़ रहा होता है, बहुत अच्छा बच्चा होता है, वहीं तक सेंटर्ड होता है, जैसे गुरुजी बताते हैं ये काम करना है, ये काम करना है, आज्ञाकारी बच्चा होता है और जीवन बहुत अच्छे से चल रहा होता है। और एक दिन क्या हो रहा है, जब वापस आ रहा होता है तो खेत के अंदर कुछ उसको सरसराहट नजर आती है। तो उसने देखा कोई जंगली जानवर तो नहीं है, तो देखता है तो कि एक आदमी और एक औरत वहां फिजिकल रिलेशन बना रहे होते हैं। तो पहले तो उसके दिमाग में आता है ये गलत चीज है, क्योंकि उसको अभी तक उस चीज का एक्सपीरियंस नहीं था। तो आगे चला जाता है, फिर रुक जाता है कि एक बार देखो तो सही, फिर आगे चला जाता है। अगले दिन जब वो आता है वहां से, जब उसी समय स्कूल की छुट्टी होती है, गुरुकुल की छुट्टी होती है, घर जा रहा होता है, तो उसके दिमाग में फिर ख्याल आता है कि हो सकता है आज फिर वो हो। तो इत्तेफाक से वो फिर वहीं होते, वो 2 लोग, और वो खड़ा होकर उनको देखता है। और ऐसे करके 3 दिन लगातार वो देखता है। तो उस यहां क्या है, यहां मैं बताना चाह रहा हूं, वासना का रोल बता रहा हूं। और तीसरे दिन उसके मन में ख्याल आता है कि आज इस औरत से जरूर बात करूंगा। और जैसे ही वो अपार्ट हो जाते हैं, वो लड़का अपनी तरफ चला जाता है, वो लड़की इस तरफ जा रही होती है, उसके पीछे चला जाता है। वो कहता है कि भाई, उससे जो भी बात करता है तो लड़की बताती है कि भाई मैं तो एक वैश्या हूं और ये मुझे पैसे देता है, और कोई भी मुझे पैसे देगा तो मुझे कोई आपत्ति नहीं है शारीरिक संबंध बनाने में। ठीक है, उसने कहा मैं भी पैसे दे दूंगा। वो पैसे देता है। अब एक अच्छी भली लाइफ कैसे डिस्ट्रॉय होती है वो मैं दिखाना चाह रहा हूं। बाद में हालत ये होती है कि वो अपने घर का सारा पैसा ला के देने लगता है और आखिरी के अंदर डाकू बन जाता है उसकी डिमांड्स पूरी करने के लिए। तो आप सोचो, एक वो तो इसलिए कह रहे हैं यहां, ये जो वासना है ये कह रही है कि इनपुट जो है वो हर तरफ से आ रहा है। जो चीज हमें देख रहे हैं वहां भी हमारा चेक होना चाहिए, जो चीज हम सुन रहे हैं वहां भी चेक होना चाहिए, जो चीज हम फील कर रहे हैं उन पे भी चेक होना चाहिए। क्योंकि यदि ये चेक नहीं होगा तो हम बहते चले जाएंगे भावों के अंदर, आदमी आराम से बह जाएगा। किसको कंफर्ट अच्छा नहीं लगता, किसको पैसा अच्छा नहीं लगता, लेकिन वो पैसा आ किस सोर्स से रहा है, बात ये है। अब चारवाक दर्शन आपने पढ़ा होगा, फिलॉसफी किसी के पास है? फिलॉसफी, ऑप्शनल फिलॉसफी कोई लेना चाह रहा है? ऐसे इरादे हैं किसी के? अच्छा, चलो नहीं है, चलो ये तो बाद में डिस्कस करेंगे ऑप्शनल फिलॉसफी क्यों होना चाहिए। तो मैं जो कहना चाह रहा हूं कि अजामिल की बात के ऊपर कि वैल्यूज जो है वो हमें डिटरमाइन करती है। वैल्यू क्या है? हमें टिके रहने पे मजबूत करती है एक जगह। दुनिया में कुछ भी होता रहे वो डाइवर्ट नहीं होगा बंदा। ये क्या है? ये वैल्यूज है। ये क्या है? डर है। डर भी है, मेरी समाज में प्रतिष्ठा ना गिर जाए, मेरे माँ बाप क्या कहेंगे, मेरे पेरेंट्स क्या कहेंगे, टीचर्स क्या कहेंगे, सोसाइटी क्या कहेगी। ये डर भी तो आपको बहुत सारी चीजों से रोकता है। ठीक है, इसके परिणाम क्या होंगे वो भी बहुत सारी चीजों से रोकता है। हमने जो एक्सपीरियंस कर रखी हैं चीजें कि इनके नतीजे बुरे होते हैं वो भी हमें रोकती हैं। तो दे आर सो मेनी फैक्टर्स किसी भी चीज को वो करने में। तो यहां क्या है, यहां आपका जो सारी भूमिका है वो यहां से बन रही है वासना
और वासना इज मोर और लेस लाइक वैल्यूज। आपके जीवन को जो दिशा देती है, जो ड्राइव मिलती है, जो फोर्स है, किस तरह की लाइफ आप जिएंगे, वो दैट डिपेंड्स अपॉन वैल्यूज, कि आपके जीवन में कितनी वैल्यूज। yes. तो अब यदि मैं पूछूं आपसे कि आप क्या हो, तो यू आर द प्रोडक्ट ऑफ व्हाट यू थिंक, व्हाट यू परसीव एंड व्हाट यू फील। इन्हीं का प्रोडक्ट है। और ये जो भी हम करेंगे वैसे, क्योंकि क्या है कि हम बदलते रहते हैं, हमारे भाव बदलते रहते हैं, हमारे दृष्टिकोण बदलते रहते हैं। और जैसे ही हमारी दृष्टि बदली, दृष्टि का मतलब है यहां वासना ये बदली, तो ये तीनों चीज बदल जाएगी। उसी चीज को देखने का नजरिया बदल जाएगा। एक अच्छा बच्चा है, बहुत अच्छा है, अच्छा पढ़ रहा है, सारी चीज है, जितने भी ये आतंक वगैरह होते हैं, उनको क्या है, पहले डर ही चीजें खत्म हो जाता है। उसको आप कैसे डराओगे एक आतंकवादी को? हम डराएंगे ना कि तेरे को पनिशमेंट होगी, 20 साल की 30 साल की सजा हो जाएगी, तेरे को फांसी हो जाएगी। पर वो कह रहा है मुझे मरना ही है, बेहतर हो रही इंतजार कर रही है, तो आप क्या डराओगे उसको मरने से? वो तो मरना खुद चाहता है, तो आप कैसे रोकोगे उसको? तो यहां कानून भी छोटा हो गया, क्योंकि उसका पर्सपेक्टिव बदल गया। उसको लग रहा है कि तेरे को जन्नत ऐसे ही मिलेगी। और अब वो चाहे इंजीनियर हो चाहे डॉक्टर हो, बहुत अच्छे अच्छे प्रोफेशंस, तो प्रोफेशन का वैसे नैतिकता से कोई लेना देना नहीं है। यदि ऐसा नैतिकता से लेना देना होता तो आपके गुरुग्राम में ये केस लड़ा था मैंने डॉक्टर अमित का, आपने सुना होगा। 300 किडनियां उसने निकाल ली थी। 300 तो रिपोर्टेड थी, जो मैंने केस लड़ा था उसके अंदर 300 की लिस्ट थी। जिनका हम पता नहीं लगा पाए वो बता लगे। जब हमने न्यूज फ्लैश की, न्यूज़पेपर में और सब जगह गई, तो बहुत सारे लोगों ने अपना अल्ट्रासाउंड कराया और पता लगा कि एक नहीं है जो उसके हॉस्पिटल में एडमिट रहे थे। तो अब बताओ उसमें क्या कमी थी उस डॉक्टर में? इंटेलिजेंट डॉक्टर था, टॉपर था, अपना टॉप सर्जन था। और सर्जन में नहीं था, ही वाज आई थिंक बीएमएस, मुझे ध्यान नहीं आ रहा, काफी पुराना केस हो गया। मैंने 2-3 केस लड़े थे, तो उसमें शायद ये बीएमएस था या ये था। मतलब इतना था कि आपके शरीर का एक अंग निकाल लिया और आपको पता नहीं लगा। सोचो तो कितना हुनरमंद होगा, कितना स्किल्ड डॉक्टर है। लेकिन फर्क क्या है दोनों में? किसके लिए कर रहा है काम? हाँ, स्टिच आए हैं ना, स्टिच आए, बोल दिया अपेंडिक्स है आपको, अपेंडिक्स का ऑपरेशन किया है। अच्छा, फिर दूसरी बात ये, जो स्टिच आते हैं ना वो थोड़े पीछे आते हैं, और वो बता दिया कि आपको अपेंडिक्स है, आपको थोड़ी सी दिक्कत है, हल्की सी दिक्कत है, बस हो जाएगी सही। क्यों, कोई भी पेट के दर्द के लिए आ गया, किसी चीज के लिए आ गया, बस उसको कर दिया मोटिवेट। और यहां तक तो अब क्या है, दर्द को भी समझने की, अब दर्द को समझाने की भी एक वो है। जैसे एक और एग्जांपल देता हूं आपको। जर्मनी के अंदर, जर्मनी आजकल क्या है कि इन चीजों पे बहुत जा रहा है, पुरानी चीजों के ऊपर। आज जो सबसे ज्यादा रिसर्च हो रही है, जर्मनी एक सेंटर भी रहा है, फिलॉसफी का भी सेंटर रहा है। और जर्मनी इन चीजों पे, वेद के ऊपर, उपनिषद के ऊपर, जितने भी जिस कंट्री के जो जो इस तरह के ग्रंथ हैं, उन पे बड़ी रिसर्च हो रही है। तो जर्मनी क्या किया, जर्मनी ने 40 औरतें जो प्रेग्नेंट थी उनको ऑब्जर्वेशन में लिया, और 20 औरतों के दिमाग में ये डाल दिया कि दिस इज द ग्रेटेस्ट प्लेजर। बच्चा पैदा करना ये दुनिया का आप बहुत ऊंचा काम कर रहे हो, आप इस जनरेशन को आगे बढ़ा रहे हो, आप इस सृष्टि को आगे बढ़ा रहे हो। और ये जो, इट इज नॉट पेन बट इट इज प्लेजर। और ये जो आनंद है दुनिया का सबसे ऊंचा आनंद है। और ये देखा गया कि उन 20 औरतों को जिसको इन तरह से ट्रेंड किया गया था, जिनको इस ऑब्जर्वेशन में रखा गया था, उनको एक एक स्टेप पूरा रखा गया था, उनकी सबकी डिलीवरी नॉर्मल थी, पहली बात, एंड द डिलीवरी वाज पेनलेस इन मोस्ट ऑफ द केसेस। आप सोचो, कहते हैं कि जब बच्चा डिलीवर होता है तो बहुत पेन होता है, ये आपने सुना भी होगा, फिल्मों में देखा भी होगा इस तरह का सब। लेकिन इस कंसेप्ट को भी बदल देना, आप समझ रहे हो, पेन को प्लेजर में बदल देना, थॉट ही तो है, आपकी थिंकिंग प्रोसेस तो चेंज की है, आपको तैयारी तो किया है मेंटली। मेंटली तैयार होते, आप बैठे हुए हो, आपको किसी ने सुई चुभा दी, पिन चुभा दी, आपके बच्चे ने चुभाई है, छोटे भाई ने चुभाई है, शरारत करते हुए कर दी, तो आप निश्चित रूप से 5 उंगलियों की छाप उसके चेहरे पे छोड़े ही छोड़ेंगे, हो ही नहीं सकता। और डॉक्टर कह रहा है कि आपको इंजेक्शन लगेगा, तो आप मेंटली प्रिपेयर हो,
आप आराम से लगवा लेते हो। दोनों चीजों में क्या फर्क है? यही है ना कि आपको मेंटली एक चीज के लिए प्रिपेयर कर दिया गया है, एक चीज के लिए आप मेंटली प्रिपेयर नहीं है। तो ये क्या करते हैं, ये जितने भी इस तरह के ऑर्गेनाइजेशन है, जो आतंकवादी ऑर्गेनाइजेशन, ये मेंटली आपको प्रिपेयर कर देते हैं, तैयार कर देते हैं। उसके अंदर पाप का बोध हट जाता है, उसके अंदर आप अपनी लाइबिलिटी से पीछे हट जाते हो। जैसे एक और उदाहरण ले लेते हैं, एग्जाम्पल से चीज ज्यादा समझ में आती है। हिरोशिमा नागासाकी के ऊपर बम गिराया गया, 1 लाख आदमी मर गए, और यहां तक भी आज तक भी वहां बच्चे जो पैदा हो रहे हैं वो अपंग हो रहे हैं, या तो औरतें बांझ ही हो गई हैं, उनके अंदर कैपेसिटी नहीं रही, और या पैदा भी हो रहे हैं बच्चे तो वो विकलांग हो रहे हैं। यहां तक की स्थिति है इतने सालों बाद भी। जो बंदा गिरा के आया था पायलट, वो अगले दिन बड़ा रिलैक्स होकर नाश्ता कर रहा था। उससे पत्रकारों ने पूछा कि भाई तू पता है तू कितना बड़ा पाप करके आया है, कितने लोगों को तू मार के आया है? तो ये बोला कि मुझे इस चीज से कोई लेना देना नहीं, मैंने तो सिर्फ ऑर्डर फॉलो किए, आई हैव डन माई ड्यूटी, बस इतना से जवाब दे दिया उसने। फिर तो ये बोला किससे कहने पे किया है? उसने बताया कि ऐसे ऐसे जो मेरे कमांडर थे उन्होंने कहा था और मैं कर आया। उन कमांडर से पूछा गया तो कमांडर ने बहुत साधारण से जवाब दे दिया, इट वॉज ए कलेक्टिव डिसीजन। मेरा क्या है इसके अंदर, सबने मिलकर डिसीजन लिया था, और ये डिसीजन तो कैबिनेट का था, मतलब जो मिनिस्ट्री थी उनका था। वहां पूछा तो ये बोला ये तो कैबिनेट, ये तो मेरा इंडिविजुअल डिसीजन नहीं था, ये कैसा डिसीजन था, ये कलेक्टिव डिसीजन था। तो मतलब कलेक्टिव डिसीजन करके क्या है, हमारी आत्मा मर गई, हमें दुख नहीं हुआ। क्यों? अब क्या हो गया कि हम अपने ऊपर नहीं ले रहे उस चीज को। यदि मैंने वही पायलट उससे गलती से कार ड्राइव करते हुए कोई एक्सीडेंट हो गया होता तो शायद उसको दुख ज्यादा पहुंचता, और यहां 1 लाख आदमी को मार के भी वो निश्चिंत बैठा है, क्योंकि उसको फोर्स में सिखाया ही गया है यू हैव टू ओबे द ऑर्डर्स, और आपको रक्षा में सुरक्षा में कुछ भी करना है। हजारों आदमी को मार दोगे तो कुछ नहीं फर्क पड़ना, क्योंकि ये आपने देश हित में किया है, ये आपने देश की सुरक्षा के लिए किया है। सेना में आपको इस तरह के इस कामों के लिए प्रिपेयर कर दिया जाता है। लेकिन वही आदमी जब एक सड़क पर एक्सीडेंट करता है तो उसको वेदना होती है। द रीजन बीइंग इज कि ही वॉज नॉट प्रिपेयर्ड फॉर दैट। उसको ये नहीं बताया गया था कि सड़क पे तू मार देगा तो तुझे दुख नहीं होना, वो होगा, उसको पश्चाताप होगा ही होगा कि ये तूने गलत किया। समझ गए आप? तो ये सारा क्या है कि आपको आपकी वैल्यूज को, आपके दिमाग को किस तरह से ट्रेंड किया जाता है, उससे गिल्टी कॉन्शियसनेस आपके अंदर से निकल जाए। तो यहां इतना बड़ा 1 लाख आदमी मरने के बाद भी नोबडी वाज गिल्टी। क्यों नहीं थे? उसके कारण मैंने बता दिया, क्योंकि सब ये क्या मान रहे थे कि डिसीजन मेरा नहीं है। तो मेरा नहीं है तो नोबडी वाज ओनिंग दैट रिस्पॉन्सिबिलिटी, वो आई नहीं रही हमारे ऊपर। और यही होता है भीड़ के अंदर। आप सिविल सर्विसेज के बच्चे हो, ये क्वेश्चन आपके अंदर आएगा टेररिज्म में, उसके अंदर कि भीड़ की जो साइकोलॉजी होती है और इंडिविजुअल साइकोलॉजी होती है बहुत अलग होती है। भीड़ के अंदर आदमी वो भी काम कर देता है जो उसको इंडिविजुअल कभी सोच भी नहीं सकता, इतना क्रूर हो जाता है। जिसने कभी चींटी नहीं मारी होती है वो घरों में आग लगा देता है, उसको पता है कि इस घर के अंदर 4 लोग हैं, 5 लोग हैं, जिंदा जल जाएंगे। वो इतना आक्रामक हो जाता है कि जिसने अपने बच्चे के चांटा नहीं मारा कभी, वो पत्थर मार रहा है स्कूल बस, छोटे छोटे बच्चों को, उनको चोटें पहुंच रही है। वो सब किस लिए? क्योंकि वो सामूहिकता में कि ये मेरा निर्णय नहीं है और मैं अकेला रिस्पॉन्सिबल नहीं हूं, इसलिए कि जो रिस्पॉन्सिबिलिटी का बोध है वो हट जाता है, वो हटते के साथ ही हो जाता है। इस पे एक बहुत अच्छा सा एक्सपेरिमेंट एक बार कंडक्ट किया गया था, ये यूरोप के अंदर हुआ था, वो सॉरी रशिया के अंदर। तो रशिया के अंदर एक आर्टिस्ट थी, महिला आर्टिस्ट थी। उसने क्या काम किया, ऐसे ही एक बड़ा कमरा था, उस कमरे के अंदर उसने शहर के प्रतिष्ठित लोगों को बुलाया, जो राइटर थे, जो वहां के मेयर थे, मतलब जो बहुत बड़ी बड़ी पोस्टों पे या बहुत बड़ी बड़ी अचीवमेंट्स जिनकी थी, उन लोगों को इकट्ठा किया उसने। 20, 30, 40 लोग होंगे, और वो बीच में खड़ी हो गई और उसने बहुत सारे प्रॉप रख दिए। प्रॉप मीन्स हैट रख दी, लिपस्टिक रख दी, उसने ब्लेड रख दिया, रिबन रख दिया, ऐसी चीजें रख दी कि मैं 2 घंटे तक या 3 घंटे तक मैं स्टिल खड़ी रहूंगी और आप इन प्रॉप्स का इस्तेमाल करके मेरे ऊपर कर सकते हैं और मैं कुछ नहीं कहूंगी,
अंडरटेकिंग दे दी उसने, मैं किसी को केस नहीं डालूंगी, कुछ नहीं। पहले कुछ मिनट्स, कुछ घंटे शांति में चले गए, सब एक दूसरे की तरफ देखते रहे, कुछ किसी ने कुछ नहीं किया। लेकिन एक बंदा आ गया, उसने वो लिपस्टिक लगाई, उसके होठों पे लगा दी। दूसरा गया, उसने रिबन डाल दिया। अब शुरुआत हो गई ना, वो शुरुआत अंत तक इतनी घिनौनी उसमें बदल गई कि एक ने तो उसके चेहरे पे ब्लेड का ही वार कर दिया और उसको उसके कपड़े उतार दिए। उसके साथ जो जो हरकतें हुई वो बयान करने लायक नहीं है। आखिरी में जब वो टाइम पूरा हुआ तो सबकी आंखों में आंखें डाल के देखने लगी वो, तो नेचुरली सबकी आंखें शर्म से झुक गई। तो उसने सवाल किया कि क्या इससे पहले कभी आपके जहन में इस तरह की बातें आती या आप कर सकते थे? सबका इनकार था कि नहीं, हो ही नहीं सकता है, तो हम कभी ऐसा सोच ही नहीं सकते। लेकिन मॉब जो साइकोलॉजी होती है, वो जब एक आदमी कर रहा होता है तो ये भी तो कर रहा है, ये भी तो कर रहा है, और हम क्या करते हैं, यदि मेरा चालान हो गया और कोई और गाड़ी भी चली गई तो मैं क्या कहूं, वो भी तो गया है। हम ये नहीं देखते कि मैं गलत हूं, हम अपना डिफेंस कैसे लेते, इसने भी तो किया है। आप समझ गए? तो गलत को हम, किसने गलत किया है तो मेरा राइट थोड़ी बन गया। किसी ने गलत किया है, किसी ने रेड लाइट क्रॉस कर दी और पीछे पीछे मैंने कर दी, तो मैं पुलिस के लिए इस बात से लड़ रहा हूं कि आपने उसका चालान क्यों नहीं किया, वो भी तो रेड लाइट क्रॉस करके गया है, आपने मेरा क्यों किया। या हमारी खुद की जो वो है वो कितनी कम हो जाती है। मेरी बड़ी सिस्टर थी, वो फेल हो गई और बहुत जोर जोर से रो रही। पहले अखबार में रिजल्ट आते थे, पहले आपको शायद पता नहीं होगा, न्यूज़पेपर में रिजल्ट आते थे, तो हम बैठ कर रिजल्ट देख रहे थे। तो उसका नाम सुमन था। मैंने कहा सुमन बहन तो फेल हो गई, और बहन ने तो दहाड़े मार मार के रोना शुरू किया, मतलब पूरे घर को सर पे उठा लिया। फिर मैंने उसको बताया, मैंने कहा बहन इसका रोल नंबर बताना। हमारे पड़ोस में एक लड़की उसके साथ पढ़ती थी, तो उसने रोते रोते बताया। मैंने देखा, मैंने बहन वो भी फेल है, तो वॉल्यूम थोड़ा सा नीचे हो गया। फिर उसने दोबारा पूछा कि इसका और देखो, मतलब उत्सुकता देखो। 4 उसकी सहेलियों के मैंने रोल नंबर देखे, चारों चारों फेल थी और बंदी चुप। और अब कह रही मां भूख लग रही है, रोटी लिया। क्या फर्क पड़ गया आप सोचो। लेकिन हम संतुष्ट हो जाते हैं, क्यों? हम सोचते हैं कि ठीक है, हम ही उस कैटेगरी में। वो एक हरियाणा में चुटकुला चलता है ना, एक लड़का रिजल्ट सुनाता है अपने फादर को, तो पहले सुनाता है कि सरपंच का लड़का पापा फेल हो गया, एमएलए का भी फेल हो गया। तो तू अपना बताना, तू क्या इनसे बड़ा है? जब इनके फेल हो गए, तेरा ही फेल हो गया। आप समझ रहे हो? ये सबसे बड़ी गलती होती है। ये गलती क्या होती है? ये वैल्यूज की कमी है। हम क्या करते हैं, गलत चीजों के लिए, अच्छी चीजों के लिए नहीं करेंगे कि वो बंदा, उसने अच्छी चीज ये करी है तो हम कभी नहीं करेंगे, कि उसने अच्छा काम किया तो हम भी करें। करते हैं कभी? मतलब मैं आपके ऊपर नहीं कह रहा ये बातें, पर जनरली देखने में ऐसा मिलता है क्या? किसी आदमी ने बहुत अच्छा काम किया, 100 पेड़ लगाए, तो क्या हम सोचते हैं कि हम 50 लगा दें? नहीं लगाएंगे बिल्कुल भी। लेकिन किसी ने 100 काट दिया और हमने भी जरूरत के लिए 1 काट दिया, तो हम जस्टिफाई जरूर कर देंगे, इसने भी तो काटे, इसने भी तो किया। तो ये क्या है? ये एडवांटेज लेते हैं हम। यहां क्या है, यहां हम अपने आप को उल्लू बना रहे हैं। यहां हम अपनी गिल्टी कॉन्शियस जो है उसको कहीं ना कहीं छुपा रहे हैं, उसको खत्म कर रहे हैं कि इसने भी तो किया है तो क्या गलती है। इसलिए भीड़ सबसे खतरनाक होती है। इसीलिए संगठित अपराध जितने होते हैं, संगठित अपराध समझ गए ना आप, जो ग्रुप में किए जाते हैं, ऑर्गेनाइज क्राइम जिसको आप बोलते हो, उसकी पनिशमेंट भी ज्यादा है, उसको सीरियसली लिया गया है। अब जो 3 कानून आए हैं उसके अंदर ऑर्गेनाइज क्राइम को बहुत सीरियसली लिया गया है, क्योंकि एक आदमी जो है वो उस हद तक नहीं जा सकता। जब उस जैसे 3-4 आदमी होते हैं तो वो बहुत हद को क्रॉस कर जाते हैं। जहां एक आदमी चोरी करने घुस रहा है मकान के अंदर और कोई जग गया, तो निश्चित रूप से वापस आ जाएगा, डेफिनेटली ही विल मेक अ मूव, वो नहीं करेगा चोरी। 2 होंगे तो भी सोचेंगे, लेकिन 5 और हथियार बंद है तो वो फिर लूट में बदल जाएगी। वो दरवाजा भी तोड़ेंगे, वो उनको मारेंगे भी और दादागिरी से लेके भी आएंगे। तो एक आदमी में 5 आदमी, फर्क समझ में आ गया आपको? तो इसलिए ऑर्गेनाइज क्राइम और ये, इसलिए सोसाइटी की भूमिका बहुत बड़ी हो जाती है। अब सोसाइटी किस तरफ लेके जा रही है हमें वो देखना होता है।
कि सोसाइटी में इन चीजों को उदाहरण बनाकर हम भी उसी दिशा में चलते हैं या इनके अपोजिट जाके एडवर्स में हम उदाहरण बनते हैं, ये डिपेंड करता है। ठीक है, तो यहां से क्लियर हो गया कि किस तरह से एक विचार कितना पोटेंशियल रखता है, कितनी अहमियत रखता है, कहां तक हमें बदलने में सक्षम रखता है, कहां तक हमारे जीवन को संक्रमित कर सकता है, प्रदूषित कर सकता है, डैमेज कर सकता है एंड इवन हमसे छीन सकता है, यहां तक। और एक सही विचार यही काम होंगे उसमें भी, वो जीवन देगा लेकिन फॉर द शेक ऑफ द सोसाइटी, किसी भले काम के लिए, किसी अच्छे काम के लिए। तो दोनों चीजें बदल गया ना। एक वो अपना जीवन ले रहा है बुराई के अंदर जाते जाते समाज से दूर होकर, और एक जीवन दे वो रहा है लेकिन समाज के लिए दे रहा है। तो सिर्फ एक विचार का अंतर है। तो ये तो वैल्यूज जो है वो आपके पर्सनल लाइफ के अंदर भी बहुत बड़ी अहमियत रखती है, बहुत बड़ी अहमियत रखती है आपके जीवन को शेप करने के लिए। तो ये जो लेक्चर है इट इज नॉट अबाउट एथिक्स, बट ये हमारे जीवन को बदलने के लिए, मतलब इट इज रिगार्डिंग पर्सनैलिटी डेवलपमेंट भी हो गया, आपके वैल्यूज डेवलपमेंट के लिए भी हो गया, ये सारा एक हो गया। जीवन का एक नजरिया, एक दृष्टिकोण वो हम समझें, जीवन है क्या उसको हम समझें, सो दैट वी कैन मेक इट इजियर एंड मोर हैप्पियर। ये हमारा लक्ष्य होना चाहिए। तो यहां जो कंट्रोलिंग फैक्टर है वो फिर एक बता देता हूं, ये है, ये जैसा भी ये ड्राइव यहां से मिलनी है। वासना आपकी जैसी होंगी, भाव जैसे होंगे, भाव वैसे ही ये सारी चीजें बदल जाएंगी। ठीक है, यहां तक क्लियर है। अब मूव करते हैं वैल्यूज पे। ठीक है, तो अब कोई बताए कि वैल्यू क्या है? जब हम करते हैं तो हमारी वैल्यू हाँ नहीं वो तो हाँ जी, एक तरह से हमारे प्रिंसिपल्स वो एक हाँ बेसिस पे बनते हैं। ठीक है। अच्छा, अब दूसरी बात ये है, एक और इससे पहले एक सवाल ये है, क्या परिस्थिति वैल्यूज को चेंज कर सकती है, चरित्र को चेंज कर सकती है? देन इट इज नॉट अ कैरेक्टर। कैरेक्टर इज ए परमानेंट फैक्टर, ये बात हमेशा ध्यान में रखना। यदि किसी डर में, किसी लालच में, किसी लोभ में, किसी परिस्थिति में यदि आप उस चीज से अलग हट जाते हो तो वो आपको, दैट विल नॉट बी काउंटेड एज अ वैल्यू। मतलब आप समझ लो कि आप बहुत ईमानदार आदमी हो, लेकिन कहीं से पता लगता है, उदाहरण लेते हैं, आज एक, आपका नाम क्या बताया था? प्रियंका। प्रियंका के फादर जो है बहुत ईमानदार आदमी है और बहुत ऑनेस्टली काम करते हैं। एक आदमी अप्रोच करता है, वो कहता है कि प्रियंका बेटी बहुत मेहनत कर रही है, बट इट इज नॉट डेफिनेट कि वो सफल हो या ना हो। यदि आप मुझे 40 लाख 50 लाख रुपए दें तो मैं पेपर का अरेंज करके दे सकता हूं। तो अब कितने भी ऑनेस्ट हो, उनके अंदर एक द्वंद्व उत्पन्न हो गया, बच्ची का भविष्य या मेरी ईमानदारी। इसका नतीजा कुछ भी हो सकता है। तो यहां यदि वो कहते हैं कि बच्ची भाई का सिलेक्शन हो ना हो, मैं अपनी ईमानदारी को नहीं छोड़ूंगा, यदि ये भाव हो जाता है देन तो ये वैल्यू है, ये कैरेक्टर है। और यदि ये लगता है, हमने तुलना कर ली ना, हमने तुलना कर ली कि भाई मैंने तो अपनी जीवन पूरा ईमानदारी से जिया है, लेकिन इस बच्ची का जीवन भी अच्छा बन जाएगा, ये भी तो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। बात तो वो भी वैल्यू ही कर रहे हैं, परिवार ही कर रहे हैं, उसके सुख की कर रहे हैं। हर बच्चों के सुख की कामना पेरेंट्स करते हैं। वो क्या कहते हैं कि कोई बात नहीं, थोड़ा सा कर्जा लेना पड़ेगा, एक प्रॉपर्टी बेच देंगे, इस बच्चे की यदि लाइफ बनती है तो कर लेते हैं, क्या फर्क पड़ता है। तो ये उन्होंने एक वैल्यू, छोटी वैल्यू, यानी कि बच्चे का सुख मेरी नैतिक जिम्मेवारी है, बच्चा सुखी रहे वहां तक, लेकिन उसके ना परिणाम को देखा है, उसके लिए अपनी जो कमाई हुई वैल्यू है उसको उन्होंने दाव पे लगा दिया। तो ये डिपेंड करता है कि आप निर्णय किस बेसिस पे लेते हो। समझ गए आप?
तो कोई भी एक इससे अच्छी परिस्थिति क्या होगी, एक यूपीएससी के बच्चों के लिए यदि कोई श्योर शॉट गारंटी दे रहा है कि 50 लाख में सिलेक्शन है, तो मतलब आप सब सोच तो सकते ही हो, निर्णय कुछ भी हो, ठीक है। और यही तो होता है। और फंसते क्यों है? वो फंसते इसलिए उसके अंदर लालच आ जाता है। मैंने पेपर खरीदा 1 करोड़ में, मैं उस पेपर को लेके आराम से पेपर कर दूं, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि उसने जिसने बेचना था वो संतुष्ट है 1 करोड़ लेके। लेकिन मैं सोच रहा हूं कि 2 को बेच दूंगा तो तेरा पैसा रिकवर हो जाएगा, 2 करोड़ और आ जाएंगे। यहां से गलती होती है। फिर अगले वाले दो और ढूंढते हैं, और वो ऐसे 2 होते से उसने बेचा 1 को था, पता लगता है 100 के पास है पेपर। तो ये लालच जो है ना वो, वरना यदि एक जगह तक रिस्ट्रिक्ट हो, बस किसी ने पेपर आउट करके दिया, 1 करोड़ रुपया ले लिया, मैंने दे दिया और मैंने उस पैसे की रिकवरी की नहीं सोची, तो ठीक है, हो गया काम। लेकिन दिक्कत कहां आती है, समझ गए आप, कि मैं सोच रहा हूं कि भाई रिकवर कर लूं, और वहां से वो रिकवरी करते करते हर कोई रिकवरी कर रहा है और डबल रिकवरी कर रहा है, और आखिरी तक क्या बनता है फिर उसका, फिर रेट भी कम होने शुरू हो जाते हैं, टाइम कम बच गया ना। बहुत अच्छा उदाहरण बताता हूं, हम जब नेवी में थे तो एक बार, उस समय हमारी जो पेमेंट है ना वो डॉलर्स में होती थी, सैलरी जो हमें डॉलर्स में मिलती थी, तो डॉलर कैरी करने में आसान और बड़ी करेंसी नहीं थी। मैं आपको बात बता रहा हूँ 90s की, 91 92 की। उस समय शायद 500 के नोट भी नहीं थे, 100 का ही नोट था, 500 का नोट भी नहीं था। तो अब 100 के नोटों के अंदर सपोज मुझे 10 लाख लेके आना पड़े और डॉलर के अंदर लेके आना पड़े, तो डॉलर उस समय काफी बड़ी करेंसी थी डॉलर की, ठीक है, और यहाँ के उसमें कम भी कैरी करना होता था। तो वहां जब भी कोई बंदा सेल करके आता तो क्लब में जाता था, वहां नेवी क्लब के अंदर, तो वहां चोरों का एक गैंग निगाह रखता था कि कौन कौन बंदा आ रहा है और कौन कौन सी ट्रेन से, वो पता लगाने की कोशिश करते जाएंगे, तो पैसा इनके पास जरूर होगा। तो वहां से ग्वालियर आके मेरा बैग किसी ने उठा लिया तो हम ठहरे हरियाणा के, जमा के उसकी रंगाई की, और फिर मैंने कहा तू तेरे को कैसे पता लगा, जिज्ञासा उत्पन्न हो जाती है ना। तो उसने जो कहानी सुनाई बड़ी अमेजिंग थी। ये बोले जी आपको 4 बार बेचा गया है। कैसे बेचा गया? पहले, सबसे पहले जिसने इंफॉर्मेशन दी है उसने गैंग को इंफॉर्मेशन दी और उसने अपना 10,000 रुपया ले लिया भाई, कि भाई पुख्ता इंफॉर्मेशन है, बंदा 40 लाख रुपए लेके जा रहा है, यहां उसने 10,000 ले लिया। अब जिस गैंग को दिया है उसने, वो गैंग, उसकी ड्यूटी है वहां से मुंबई से लेकर समझो अमरावती तक या अहमदाबाद तक, कि अहमदाबाद तक इसका एरिया है, अहमदाबाद तक उसने कोशिश की बैग चुराने की, नहीं चुराया गया तो अगली गैंग को हैंड ओवर कर दिया उसने। 10,000 दिए थे ना, 8,000 में, कि भाई माल पक्का है, मेरे से बनानी, 8,000 में मुर्गा तेरा। वहां से आगे तीसरा झांसी तक आ गया, झांसी तक 6,000 में मैं बिका, और उसके बाद 4,000 में आखिरी बंदे ने खरीदा, और 4,000 में उसने सफलता हासिल कर ली, उसने पकड़ा गया। तो आप समझ रहे हो कि कैसे आपको बेचा जा रहा है, आपको पता भी नहीं है। तो इनके भी मॉरल प्रिंसिपल्स हैं, नैतिकता है। गलत इंफॉर्मेशन नहीं दे रहा है बंदा, सही इंफॉर्मेशन पैसा ले रहा है, और यदि काम नहीं हो रहा दूसरे को हैंड ओवर कर रहा है। ईमानदारी के मतलब, बेईमानी का धंधा सबसे ज्यादा ईमानदारी पे होता है क्योंकि उसमें कोई कॉन्ट्रैक्ट तो है नहीं है, ये एक महीने में कैरेक्टर वाले, ये अपनी जुबान पे रहते हैं अपने प्रोफेशन में कैरेक्टर है। ऐसे आप देखते नहीं हो, मूवीज के अंदर नहीं दिखाते। जैसे एक पिक्चर देखी होगी आपने, वेलकम वो प्रिंसिपल वाला बंदा होता है आखिरी में, लेकिन फिर आखिरी में जाके जब उसको पता लगता है तेरा ही बेटा है तब सिनेरियो सारा बदल जाता है। क्योंकि इसके अंदर क्या है, इसके अंदर कोई लीगल कोर्स नहीं है, इसके अंदर ये है कोई बेईमानी करेगा तो उसको फिर पनिशमेंट डेथ है, कैपिटल पनिशमेंट है, वहां कोई दलील नहीं, कोई कचहरी नहीं, कुछ नहीं। हम साधारण और ईमानदार लोग जो कहे जाते हैं वो सबसे ज्यादा बेईमान होते हैं। वो हम एग्रीमेंट भी करते हैं और एग्रीमेंट तोड़ते भी हैं, दुनिया में इनका है। लेकिन कहीं कोई भाई का केस आया, वो आएगा भी नहीं, क्योंकि वो लीगल कॉन्ट्रैक्ट नहीं है। इलीगल चीजों के लिए कभी लीगल कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता, कोर्ट में आएंगे भी नहीं। लेकिन वो उनकी जो पंचायत होती है उसके अंदर केस बड़े अच्छे से सुने जाते हैं, ये ठीक है।
तो अब तो वैल्यूज हमने दूसरी बात देखी, वैल्यूज क्या है, वैल्यूज परमानेंट कैरेक्टर है, जो नहीं बदलता उसको हम वैल्यूज कहेंगे। सबसे पहली बात ये होगी वैल्यूज की कि किसी भी परिस्थिति में, किसी भी सर्कमस्टेंस में, किसी भी कंडीशन में, कितने भी प्रेशर के अंदर, कितने भी एडवर्स सिचुएशन के अंदर जो चीज नहीं बदल रही, जो चीज कांस्टेंट है, दैट इज कैरेक्टर। और वो कैरेक्टर किस चीज, वो कैरेक्टर क्या है, कैरेक्टर इज ए सेट ऑफ सर्टेन वैल्यूज। वो उसके अंदर कुछ भी हो सकती है, आपकी सच बोलना हो सकता है, ड्यूटी हो सकती है, डेडिकेशन हो सकती है, ये सारी चीजें। ठीक है, तो थोड़ा सा बुक के हिसाब से देखते हैं। वैसे मुझे बुक से पढ़ाना तो अच्छा लगता नहीं है, लेकिन फिर भी तो इसके अंदर बहुत सारे एग्जाम्पल दे रखे हैं। केस स्टडी के अंदर जब आप आओगे, केस स्टडी के अंदर, तो केस स्टडी में इसी तरह की वो दी है। जैसे इस बुक के अंदर एक दे रखा है कि कोई हादसा हो गया, आप 6 रातों से सोए नहीं है, आपको नींद आ रही है, आप एक दिन की छुट्टी जाना चाहते हैं, बॉस आपको जाने नहीं दे रहा, तो आप क्या करोगे। वहां बच्चे भी बहुत बेताब हो रहे हैं। तो इसका उदाहरण आपने कोविड में देखा होगा। बहुत सारी महिलाएं डॉक्टर, बहुत सारे पुलिस वाले महीने महीने अपने घर नहीं गए, और घर गए तो भी बाहर से बच्चों को हाथ दिखा के चले आए। तो उन पेरेंट्स के, उन बच्चों के, उनके लिए पहला एक्सपीरियंस था। तो कुछ एक लोगों ने इस एक्सपीरियंस को अलग तरह से जिया, अलग स्तर पर जिया, फुल्ली डेडिकेटेड टुवर्ड्स द ह्यूमैनिटी। लेकिन कुछ लोगों ने एक अपॉर्चुनिटी की तरह लिया। 200 रुपए जहां एम्बुलेंस के चार्ज होते थे, वहां 8-8 हजार रुपए लिए। अंतिम संस्कार करने के 80-80 हजार रुपए लिए। 1-1 लाख। ऑक्सीजन सिलेंडर के वेरी गुड एग्जांपल। ऑक्सीजन सिलेंडर जो 200, 250, 300 रुपए का, वट एवर द कॉस्ट इज, कुछ भी है आज के दिन में, लेकिन उस दिन क्या कॉस्ट थी। एक इंजेक्शन, आपने देखा होगा लोगों ने डिस्टिल्ड वाटर के इंजेक्शन दे दिए, प्रिंट कराया, नकली इंजेक्शन दे दिए, सब डिस्टिल्ड वाटर के इंजेक्शन लगे इन लोगों को। रेमडेसिविर क्या नाम था उसका इंजेक्शन का, वो। तो सब लोगों ने, दोनों तरह के लोग थे। ऐसे लोग थे जिन्होंने अपनी ड्यूटी करते करते अपनी जान भी दे दी, और ऐसे लोग भी थे जिन्होंने इसको एक अपॉर्चुनिटी समझ के कैश भी किया। तो व्हाट वाज द डिफरेंस? हाँ जी, बिजनेस, उन्हें उसको बिजनेस बनाया। तो व्हाट वाज द डिफरेंस? डिफरेंस वाज ऑफ वैल्यूज। बस इतना सा है कि वो अपनी ड्यूटी को, इंसानियत को, उनके जो कोर वैल्यूज हैं वो उनको क्या करने के लिए प्रेरित करती हैं। मतलब जो हमारी वैल्यूज होती हैं बेसिकली वो इंस्पायर करती है हमें क्या करना है। एक आदमी जो अपनी जान की परवाह किए बिना काम कर रहा है वो भी उसकी वैल्यूज से है, और एक आदमी नेगेटिव वैल्यूज प्रभावित होकर उस अवसर का फायदा उठा रहा है। ठीक है, तो एक फैक्ट तो ये निकल के आ गया, किसी भी कंडीशन में जो चीज चेंज नहीं होती, दैट इज कैरेक्टर। और कैरेक्टर इज बिल्ट बाय नंबर ऑफ वैल्यूज। एक वैल्यू भी हो सकती है, जो बड़ी वैल्यू है उसके अंदर सारी छोटी वैल्यूज समाहित हो सकती है। जैसे हमने उदाहरण दिया था पिछली बार, शायद मैंने दिया था आपको, हिटलर का उदाहरण दिया था। तो छोटी छोटी वैल्यूज तो हमारे अंदर हो सकती हैं बहुत सारी, लेकिन प्रिंसिपल वैल्यू क्या है। अब जैसे इसके लिए एक एग्जांपल और प्रैक्टिकल सा एग्जांपल लेते हैं कि अभी एक नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई है, इसमें ट्रेनिंग चल रही है 50-50 बच्चों की, टीचर्स की, इनकी ट्रेनिंग सरकार की तरफ चल रही है। तो वहां एक श्रीमान जी, जिनकी आइडियोलॉजी कुछ भी रही हो, उन्होंने 2 उदाहरण रखे बच्चों के सामने और टीचर्स के सामने। उन्होंने कहा कि भाई राजा हरिश्चंद्र ने, आपको सबको हरिश्चंद्र की पता होगी कहानी, राजा हरिश्चंद्र ने अपनी पत्नी को बेच दिया। ठीक है, और महाभारत में युधिष्ठिर ने भी अपनी पत्नी को दांव पे लगा दिया। ठीक है, तो इसका कंक्लूजन आप क्या ड्रॉ करते हो कि औरतों की कोई कीमत नहीं है, औरतों का, आदमी जेंडर बायस्ड है, आदमी जब चाहे जब औरतों के साथ कुछ भी कर सकता है। क्या क्या निष्कर्ष निकलेगा इसका? मतलब इन दोनों उदाहरण से आप प्रॉपर्टी की तरह ट्रीट करते हैं एक, और अपनी रिस्पेक्ट और वैल्यूज के लिए उसको बेच दिया। हाँ जी बताओ।
फ्री हो आप, जो आपके दिमाग में आ रहा है, क्योंकि हम यहाँ तो डिस्कशन ही कर रहे हैं। ऐसे ही केस स्टडी आएगी, उसके अंदर इन चीजों से हमें कंक्लूड करना। हाँ, फीमेल वैल्यूलेस एक ही आगे बात। हाँ जी, और कोई? आपका क्या नाम है? अनुकृति। अनुकृति बताओ। अनु मीन्स छोटा, कृति मीन्स रचना, ऐसा है क्या? नहीं पता? चलो, अनु के दो अर्थ होते हैं। तो एक अर्थ तो मैंने बता दिया है, पॉजिटिव अर्थ आप बताएंगे अगली बार क्लास में। हाँ जी, तो समझे आप? लेकिन यहां ये सारी चीजें गलत है, क्योंकि हम एक पर्सपेक्टिव से देख रहे हैं। हमने सिर्फ औरत को ध्यान में रखा, हमने पूरी कहानी को नहीं देखा। सबसे पहले उसके सपने में एक आया, हरिश्चंद्र के सपने के अंदर आया था कि उसने ये चीज दान कर दी, और उसने अपने सपने को ऑनर करने के लिए सबसे पहले क्या छोड़ा? उसने मटेरियल वर्ल्ड, पूरा राजपाट दे दिया। सबसे पहले वो चाहता तो पत्नी दे सकता था, नहीं दी। सेकंड में उसने अपने आप को बेचा, थर्ड में अपने बच्चे को, और फोर्थ में तो यहां ही वॉज नॉट जेंडर बायस। यदि वो औरत की इज्जत कम करता तो सबसे पहले औरत को बेच देता। यहां वो वैल्यू थी। तारावती जो उसकी पत्नी थी, उसने कहा कि मेरे को पत्नी धर्म से विमुख क्यों कर रहे हो? जब आप खुद बिक गए हो, अपने सब कुछ कर दिया है, तो मैं आपकी अर्धांगिनी हूं, आई एम विद यू। आप मुझे ऐसे कैसे डिस्क्रिमिनेट कर सकते हो? परिवार और मैं, आपकी मान सम्मान इज्जत सब कुछ मैं हूं, तो मुझे भी आप साथ लेके चलोगे। शी इंसिस्टेड, दिस वॉज द स्टोरी। लेकिन दिखाया किस तरह से जा रहा है? अब आपके दिमाग में ख्याल आया ये आपके साथ। एंड सो इज द केस इन महाभारत ऑल्सो। महाभारत के अंदर सबसे पहले तो अपना राजपाट, अपना हिस्सा रखता है, उसके बाद युधिष्ठिर अपने आप को रखता है, फिर अपने भाइयों को रखता है, और उसके बाद लास्टली वो ध्यान दिलाते हैं कि भाई तेरे पास एक दाव और बचा है। तो आदमी जब ऐसी परिस्थिति में होता है तो रिकवर करने की सोचता है, बाउंस बैक करने की सोचता है कि हो सकता है इससे तू, यही तो उम्मीद में, यदि द्रौपदी की इज्जत नहीं कर रहा होता तो सबसे पहले द्रौपदी को रख देता। लास्ट ऑप्शन है, आप सोचो इसमें। नहीं, हाँ, नहीं, कई बार क्या होता है, एक उदाहरण और देते हैं आपको। रखा ही क्यों, ये बात बिल्कुल सही कह रहे हो। जब फैमिली की बात आती है तो आपने मूवीज में देखा होगा और सच्चाई में भी देखा होगा। आपके जो बड़े हैं, मान लो आप गलती से आपके हाथों मर्डर हो गया, आपकी मम्मी या आपके पापा कोशिश नहीं करेंगे कि भाई तेरी लाइफ सिक्योर हो जाए और मैं किसी एनी हाउ इसको बचा दूं, कि मुझे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तेरा पूरा कैरियर है, पूरा जीवन है, यूथ अवस्था में अभी तुझे बहुत कुछ करना है, तो नहीं करेंगे। इवन नौकर भी कर देते हैं, परिवार का और कोई व्यक्ति भी कर देगा ये काम। तो ये क्या है, आप पारिवारिक जो बोध होता है उसकी भावना में बहके, ये इंडिविजुअल ऐसा डिसीजन नहीं है, इसके अंदर जेंडर जैसी कोई चीज है ही नहीं। जब वो 4 भाइयों को उसने रख दिया तो द्रौपदी ने कहीं भी ये सवाल नहीं किया है। आप देखो इस चीज को, द्रौपदी ने कहीं सवाल किया है कि युधिष्ठिर ने मुझे गलत बेचा या मुझे गलत दाव पे लगाया? कहीं कोई रिपेंटेंस पूरे इसमें आई हो? नहीं आई। उसको इस बात से दिक्कत नहीं थी द्रौपदी को, उसने कहा था कि दास, उनको दास की तरह रखा जाएगा। लेकिन उसको दिक्कत यह थी कि दास की भी एक डिग्निटी है। आप दास को कैसे रखते हो? दास को रखने के कुछ नियम है। दास के साथ आप ये नहीं कर सकते कि दास की अस्मिता के ऊपर ही आप डाका डाल देंगे, ये अधिकार कोई नहीं देता। यहां गलत था, और वही भरी सभा में गलत था, और भीष्म जैसी पर्सनैलिटी के सामने गलत था। और दूसरी बात, वो व्यक्ति कर रहा था जो व्यक्ति ही वॉज नॉट ऑथराइज्ड। उसकी हैसियत ही क्या थी दुर्योधन की? वहां क्या हैसियत थी? दुर्योधन कोई राजकुमार नहीं था, दुर्योधन कोई राजा नहीं था, दुर्योधन को कोई अथॉरिटी नहीं थी। राजा तो धृतराष्ट्र था, तो जैसे सारे राजकुमार बराबर थे ऐसे ही दुर्योधन था। अभी किसी सिलेक्ट, कोई उत्तराधिकारी थोड़ी बना था, कोई बना ही नहीं था। तो जैसे अर्जुन थे, जैसे भीम और ये सब थे, ऐसे ही उसी लेवल पे, उसी उसमें वो था। आप समझ रहे बात? यहां गलत क्या हुआ था? गलत ये हुआ था
कि दास के साथ जैसा व्यवहार करना चाहिए। अब इसके 1000 पर्सपेक्टिव हो सकते हैं, कोई कहेगा नहीं ये है वो है, अलग अलग है। मैंने एक आपको सोचने का एक दृष्टिकोण दिया है कि हम क्या करते हैं, किसी भी एक चीज को लेकर सोचना शुरू कर देते हैं, एक इंसिडेंस को लेकर। हम समग्रता में नहीं देख रहे कि वो सारा चीज उससे पहले क्या घटनाक्रम हुई है। यदि हम उसको इकट्ठा देखेंगे, एक चीज के रूप में देखेंगे, तो बात अलग होगी। यदि मेरी उंगली में गैंग्रीन हो जाती है, कई बार होता है नीला पड़ जाता है उससे, तो मुझे इसको रखने में फायदा है या इंप्यूट करने में, अलग करने में फायदा है? मेरी जान कैसे बचेगी? करने में। तो ये मेरे को इस उंगली को काटते हुए देखे कोई कह सकता है तो बड़ा अत्याचारी, अपने ऊपर ही दया नहीं कर रहा, कह सकता है ना कोई। लेकिन इसके पीछे के भाव को देख के क्या कहेगा कि बहुत जरूरी था पूरे शरीर की रचना के लिए। तो कई बार पारिवारिक जो वैल्यू होती है, जो फैमिली होती है, जब उन्होंने यहां तक कर लिया था, इतनी उसमें थी कि उनकी मां ने कहा बराबर में बांट लो, तो जब वो एक औरत सबकी पत्नी हो सकती है, तो सारे भाई जब चुप हैं, पत्नी तो सबकी थी। आप ये बात भी सोचो, यहां गलत क्या हुआ था कि दासी के साथ जैसा व्यवहार होना चाहिए उसमें अति हुई थी, यहां कि उस व्यक्ति ने अति की थी। क्योंकि वो दासी क्यों अति की थी? यदि वो दासी ही होती, उन्होंने अपनी दासी दांव पे लगाई होती, तो ठीक है, उसको कहते उस महल में जाके सेवा कर ले, बट शी वॉज नॉट ए दासी। और उनके अहंकार पर चोट करने के लिए ये सारी चीजें हुई थी। और अहंकार पर चोट क्यों करता है व्यक्ति? कोई भी अहंकार पर चोट इसलिए करता है क्योंकि हम उसके सक्षम नहीं होते। दो बातें होती हैं, मान लो आपका नाम रिया, रिया बहुत इंटेलिजेंट है, तो मेरी अप्रोच दो तरीके से हो सकती है रिया के प्रति। एक अप्रोच हो सकती है कि मैं इससे ईर्ष्या ना रख के इससे, इसके इंटेलिजेंस का फायदा उठाऊं, इससे कुछ सीखूं। तो यहां कोई वो नहीं है, मेरे अंदर कोई द्वंद नहीं है। लेकिन दूसरी अप्रोच ये हो सकती है कि मैं रिया को एक्सेप्ट ही नहीं कर रहा हूं, उसकी इंटेलिजेंस को। तो मैं क्या करूंगा, उसका तो स्कूल अच्छा था, उसके पेरेंट्स अच्छे थे, उसको एनवायरनमेंट अच्छा मिला है, तो मैं अपनी गिल्ट को छुपाने के लिए, अपनी नाकामयाबी छुपाने के लिए, अपने अहंकार को पुष्ट करने के लिए एक झूठी कहानी गढ़ूंगा मैं, कि मुझे लोग ये ना कहें कि तू देख कहां रिया है और कहां तू है। तो मुझे कोई चीज तो चाहिए अपने डिफेंस में। वो चीज क्या है? वो एक झूठ है। मैं ये मानने को तैयार नहीं हूं कि मैं किसी भी तरह से रिया से इंफीरियर हूं। और ये ना मानने की जो स्थिति है, ये मुझे मजबूर करेगी एक झूठी कहानी गढ़ने के लिए, इसके बारे में झूठ फैलाने के लिए। मेरी कहानी काम नहीं आएगी तो मैं रिया के बारे में, रिया के फादर तो बड़ी अच्छी पोजीशन पे हैं, पैसे वाले हैं, पेपर भी आउट करा सकते हैं, करा ही रहे होंगे, वरना देखने में तो लगती नहीं है ऐसी। ये क्या है? सारी चीजें आप समझ रहे हो? तो यहां उस अहंकार को पुष्ट करने के लिए कि दुर्योधन किसी भी तरह से श्रेष्ठ नहीं था उनसे, अब उसको मौका मिला था, तो ऐसा होता भी है। हम क्या करते हैं, महिलाओं को बहुत ज्यादा इज्जत देते हैं। अब इसका दूसरा पक्ष सुन लो आप। इसीलिए कभी भी बाप भाई की गालियां नहीं होती, सुना है? बाप के बारे में गाली देते हुए, भाई के बारे में गाली देते हुए, मां बहन के बारे में गालियां होती है। और बुरे से बुरा व्यक्ति भी मां बहन के बारे में गालियां सुनकर गुस्से में आ जाता है, क्रोधित हो जाता है और कुछ भी कर गुजरता है। ऐसा थोड़ी कि बुरा व्यक्ति आसानी से सुन लेता है, बुरा व्यक्ति भी नहीं सुनेगा। और यहां तक भी मुझे नहीं कहनी चाहिए, क्षमा करे मुझे ईश्वर, कि मान लो सच्ची में किसी की बहन और मां बुरी है, सच्ची में भी है, तो भी व्यक्ति नहीं सुनेगा गाली। क्यों? क्योंकि हमारी नजरों में उनकी रिगार्ड बहुत ऊंची है। और यहां जो अति हुई थी, आप समझ गए ना, कि औरतों की रिगार्ड इस सेंस से हम लेते तो पता लगती है औरतों की रिगार्ड कितनी है। यदि वो साधारण दासी होती, कि साधारण दासी को दांव पे लगा दिया होता, तो साधारण दासी कोई नहीं, ठीक है, वो हो सकता है उसको एंटरटेन भी ना करते, कहते कि जा जो तू कर रही है कर ले। लेकिन यहां क्या है, यहां एक स्त्री को, और कैसी औरत है वो, शी इज अ वुमेन ऑफ वैल्यूज, अहंकार है, मां की आज्ञा मानी है उसने, राजकुमारी है, करेज है उसके अंदर हजारों क्वालिटीज है।
आज उसको अवसर मिला है उन क्वालिटीज को, उसको ये दिखाने के लिए कि तेरी क्वालिटीज कुछ भी नहीं है, तू एक दासी है। उसे कहने मात्र से दासी थोड़ी बन जाएगी वो। लेकिन ये हमारा अहंकार होता है कि हम किसी को, क्या मिलता है हमें किसी को गाली देके? मेंटल सेटिस्फेक्शन। लेकिन मेंटल सेटिस्फेक्शन, उससे क्या फर्क पड़ रहा है? किसी ने आपको गधा कहा और आपने बाजू संगवा ली, तो आपने तो उस चीज को कंफर्म कर दिया कि मैं गधा ही हूं। मुझे मेरे किसी ने कहा कि ओए गधे सुन, और मैं सुन रहा हूं बाजू इकट्ठी करके कि ठीक है तेरे को बताता हूं, तो मैंने तो कंफर्म कर दिया कि मैं गधा ही हूं। वो गधा गधा कहता रहे और मैं रिस्पॉन्स में कुछ ना करूं, तो मैं कंफर्म कर रहा हूं कि मैं गधा नहीं हूं। समझ रहे हो आप बात? तो ये सारी जो लड़ाई है ये किस चीज की है? अहंकार की। तो ये पर्सपेक्टिव हमें देखना पड़ेगा। आपकी केस स्टडी में ऐसी चीजें आने वाली हैं, और यहां आपको किस चीज में देखना है? वैल्यूज में देखना है। ये मैंने उदाहरण, बहुत कॉमन सा उदाहरण इसलिए दिया है क्योंकि महाभारत हमने सबने पढ़ी है, हरिश्चंद्र की कहानी हमने, राजा हरिश्चंद्र की सबने पढ़ी है, और वैल्यूज की बात चल रही है, तो इनसे बड़ी वैल्यूज हो नहीं सकती। अब यहां बहुत सारे सवाल उठ जाएंगे कि ये आप वैल्यूज की बात कर रहे हो, युधिष्ठिर ने भी झूठ बोला था, युधिष्ठिर को सत्यवादी कहते हैं, ये सारी चीजें ये किसी दिन और क्लास में डिस्कस कर लेंगे, ठीक है? बाकी आप सोचना कि युधिष्ठिर ने क्या क्या, इन्होंने क्या क्या झूठ बोला, किसने बुलवाया, और क्या ये झूठ बोलना सही था? दिस इज द टास्क फॉर यू, ठीक है? और इतनी बड़ी सेना होते हुए भी वो क्यों हारे? उनकी तरफ तो सारे धुरंधर थे, पांडवों से तो सारे श्रेष्ठ थे, उनके गुरु थे, द्रोणाचार्य हो गए, भीष्म हो गए, एक से एक थे सारे, उसके बाद भी क्यों हारे? तो ये आपके लिए वो है। पिछली बार मैंने कुछ काम करने को दिया था, कोई करके लाया है? तो चलो उसी से आगे डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। बताइए आप। हाँ जी, ऐसे लिखने को दिया था? अच्छा, तो आप क्लास में डिस्कस करें उसको, या फिर आप चाहते हो कि मैं चेक करूं और फिर? अच्छा, यदि कोई लगता है किसी को कि बहुत अच्छा लिखा है तो क्लास में हम उसको भी ले सकते हैं। एक कोई ऐसे ले लेते हैं, कोई भी, कोई बात नहीं है, किसी का भी ले लेते हैं। अच्छे छोड़ो आप, अच्छा जिसने भी लिखा है यूं ले लेते हैं। लिखा है? चलो यहीं से शुरू करते हैं। हाँ, आप रीड कर दो, 4 लाइनें आप पढ़ दो, 4 अगली पढ़ देंगे, सबका आ भी जाएगा, उसमें देख लेंगे हम, है ना? हाँ जी, थोड़ा सा जोर से ताकि सब सुन सके। हाँ जी। Don't let the fruit be the purpose of your actions, and therefore you won't be attached to not doing your duty. It best explains why need of ethics is important in one's life. Otherwise, one is always inclined towards the fruit of actions and will never do the action in the right way. ठीक है, तो आर यू सेटिस्फाइड विद दिस कोट एंड विद द एक्सप्लेनेशन? बट आई एम नॉट, ठीक है? क्योंकि जब तक फ्रूट, तो प्रेरित तो फ्रूट ही कर रहा है। यूपीएससी का जो स्टेटस है वही तो आपको प्रेरित कर रहा है। बताइए आप, आपको किसी ने ये नहीं बताया होता कि यूपीएससी के बाद आपको ये पावर्स मिलने वाली हैं, इस तरह की आपके पास एबिलिटी होगी, आप ये काम कर पाएंगे, आप पूरे शहर के सिरमौर होंगे, ये सारी चीजें नहीं पता होंगी तो आप थोड़ी, ये अट्रैक्शन तो है ही ना, आपको प्रेरित कर रहा है। तो फिर फल की बात ना करें, ये तो उसमें भी पर्सपेक्टिव की बात होती है ना यहाँ पे कि एक गोल अचीव करना है, बट लाइफ में बाकी चीजों पे पर देख तो वही रहना बेटा, गोल तो हमारा है ना, किसी चीज पे नजर तो है ना। चलो डोंट बी डिस्करेज, सही कह रहे हो आप, लेकिन हम इसको समझेंगे कि एक्चुअल में इसका मतलब क्या है, ठीक है ना? गीता को बहुत गलत उसमें समझा जाता है, और गीता से सवाल भी आए हैं आपके ऐसे के अंदर, 6-7 ऐसे जो हैं वो गीता से आए। तो गीता को हम एक उसमें लेंगे, एक क्लास के अंदर गीता को डिस्कस करेंगे, ठीक है? आगे आगे आप और कौन करके लाया है इस रो में? और किसने किया है? सेकंड रो में आपने किया है? हाँ जी, आपने किया है। हाँ, आप भी पढ़ो 4 लाइन। हाँ जी।
हाँ तो ठीक है, एरिस्टोटल की लाइन बता रहे हैं कि जो है ना, जो हम बार बार करते हैं, हम चोरी बार बार करते हैं तो हम अच्छे चोर हो जाते हैं, निपुण चोर हो जाते हैं। ये डू यू मीन बाय दिस? जो अपने एक्शंस जो हम अपनी मर्जी से अपने कॉन्शियसनेस से करते हैं वो हम हैं। हाँ तो ये, हाँ 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 ठीक है। तो ये है कि वी आर द आप कहना चाह रहे हो वी आर द प्रोडक्ट ऑफ आवर ओन थॉट्स, ठीक है। और वो थॉट्स कैसे होंगे? इफ थॉट्स आर प्योर तो नेचुरली है कि अच्छे उसके रिजल्ट्स होंगे, और थॉट्स इम्प्योर है तो वो गलत चीज के लिए प्रेरित करेंगे। ठीक है, गुड है। हाँ जी। बिल्कुल ठीक है, इसके अंदर आप सोसाइटी और ऐड कर सकते हो। यू आर नॉट डूइंग फॉर द गवर्नमेंट एज सच, गवर्नमेंट इज नथिंग। गवर्नमेंट क्या है? सोसाइटी का तो एक रूप है, समाज से लोगों ने कुछ चुनिंदा लोगों को चुना है, वो कर रहा है। तो एट लार्ज, चाहे गवर्नमेंट हो चाहे सिविल सर्वेंट हो, हमने करना किसके लिए? हम जो कार्य का निष्पादन कर रहे हैं, दैट इज फॉर सोसाइटी। सोसाइटी को और इंक्लूड करो, बहुत अच्छा। हाँ जी। Ethics a cornerstone of human behavior. Social function plays a role in shaping action and decision, both individually, particular goals or interests. बिल्कुल ठीक है, आप बताएं। हाँ जी। Civil servant contribute to the ethical governance by holding peaceful transparency, accountability, integrity in their actions and decision-making process. ठीक है, ठीक है। हाँ जी। A man without ethics is the wild beast loose upon this world. Ethics, in its broadest sense, refer to the most principles that govern a person's behavior or the conducting of an activity. It encompasses the concept of the right and wrong conduct, moral duties and obligations. For a civil servant, ethics is not just a philosophical concept, but a practice. It shapes the decision and action, overall conduct in public service. ठीक है, और कोई और किसने लिखा है? तो आप सबने लिखा है इसको। मैंने एक मैसेज पास ऑन कराया था 2 दिन पहले न्यूज़पेपर का, शायद आपको मिला था मैसेज। अब हिंदू कौन कौन पढ़ते हैं? शायद कल के में या परसों के में एथिक्स के ऊपर एक आया होता, प्रोफेशनल एथिक्स के ऊपर। हाँ हाँ, तो वो किन किन ने पढ़ा था वो आर्टिकल? तो क्या क्या समझ में आया उससे? चलो, मैंने मैसेज कराया था, शायद हो नहीं पाया आप तक, कि वो एक अच्छा आर्टिकल था। उस आर्टिकल को लेके हम एथिक्स को बहुत प्रैक्टिकली समझ सकते थे। एक उदाहरण दे, उसके अंदर बहुत अच्छे एग्जांपल्स दिए हुए थे। कोई बात नहीं, वो सबके पास है वो न्यूज़पेपर? हाँ जी, भेज दिया था। तो अभी आपके सबकी ग्रुप में है ना, तो अभी 10-15 मिनट का टाइम मिलेगा अपने को क्लास में, जो ब्रेक देंगे, तो ब्रेक में आप उसको पढ़ना, ठीक है? फिर उसको डिस्कस करेंगे। 2 टॉपिक्स थे, दोनों को अपन डिस्कस करेंगे क्लास के अंदर, ठीक है? तो अब वैल्यूज पे चलते हैं। तो यहां पर अ वैल्यू इज ए कंसेप्ट ऑफ द डिजायरेबल with a motivating force. A value is a concept of the desirable with a motivating force. ठीक है, ये एक डेफिनेशन है। तो इसके वैल्यूज के बहुत सारे वो आएंगे, उदाहरण आएंगे। तो ये डेफिनेशन आपने देखनी है खुद से किस तरह की है। हम इसकी थोड़ी थोड़ी चीजें लेंगे। अगली क्लास के अंदर हम मॉरल एथिक्स और वैल्यूज, इनका डिफरेंस करेंगे। अब बेसिकली फीचर्स ऑफ वैल्यूज लेते हैं, उनको थोड़ा थोड़ा डिस्कस करते हैं कि वैल्यूज आर वे ऑफ लाइफ। ये पॉइंटर्स हैं
इन्हीं को हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। पहला पॉइंट ये है। तो वैल्यूज आर द वे ऑफ लाइफ। कैसे? एक डायरेक्शन देती है, एक मोटिवेशन देती है आपको। बहुत सारे लोग इस तरह से कहते हैं ना कि ये आदमी तो ऐसी हरकत कर ही नहीं सकता, और दूसरे व्यक्ति के बारे में कहते हैं ये पक्का, ये चूक ही नहीं सकता ये करने में। तो हमने किस बेसिस पे कहा? उसके वैल्यूज के, उसके बिहेव के, जो चीज आपके डेली लाइफ के अंदर रिफ्लेक्ट हो रही है, आप किसी भी सर्कमस्टेंसेस में, किसी भी कीमत के अंदर उस चीज को छोड़ नहीं रहे हैं, वो आपके जीवन में कांस्टेंट बनी हुई है, तो हम कह सकते हैं दैट इज अ वे ऑफ लाइफ। एक आदमी है, आपका क्या नाम है? सोनाक्षी। सोनाक्षी एक दिन तो बहुत अच्छा बिहेव करती है, और एक दिन किसी से बोलती नहीं है। एक दिन ऑफर करती है कि चलो आइसक्रीम बराबर में, आइसक्रीम सबको खिला खिलाती हूँ, और एक दिन किसी को भूख लगी है और सोनाक्षी के पास कुछ भी लेके आई है अपने घर से, और आपकी डिमांड के ऊपर भी वो शेयर नहीं कर रही है आपके साथ। तो सोनाक्षी के बारे में आप क्या कहोगे? यदि मैं कहूंगा सोनाक्षी कैसी है, तो है मूडी है। तो क्योंकि कोई ऐसा डिटरमाइनिंग फैक्टर नहीं है जो एक कांस्टेंट फैक्टर नजर आए, लेकिन वो हमेशा हेल्पफुल है, तो हम क्या कहेंगे? तो एक वैल्यू कांस्टेंट नजर आ रही है ना। तो जीवन के साथ, जीवन को देखने का जो दृष्टिकोण है, जीवन को किस तरह से हम देखते हैं, और जीवन में किस चीज को हम अहमियत देते हैं, किस चीज को प्रायोरिटी पे रखते हैं, किस चीज को अबाउ ऑल रखते हैं, और किस चीज को हम किसी भी कीमत पे छोड़ना नहीं चाहेंगे, उसके लिए और सारी चीजों को छोड़ देंगे, वो क्या हो जाएगी? वो वैल्यू हो जाएगी। जैसे ईमानदारी को मैं नहीं छोड़ूंगा, चाहे तलाक हो जाए बीवी के साथ, वैल्यू हो गई। चाहे बच्चे नाराज हो जाएं, घर छोड़ के चले जाएं, चाहे मेरा डिमोशन हो जाए, चाहे पॉलिटिकल शिकार हो जाऊं मैं, चाहे मेरे 10 ट्रांसफर हो जाएं, कुछ भी हो जाए, तो ये क्या हो जाएगा? तो हम क्या कहेंगे? एक वर्ड यूज करते हैं, ही इज डेड ऑनेस्ट। यानी कि डेड मतलब, डेड पे कोई इमोशंस असर थोड़ी करते, ये तो मरा हुआ है, पत्थर दिल कहते हैं ना, बड़ा सख्त है ये। तो इसका मतलब क्या है? उस प्रिंसिपल को हमने इतनी अहमियत दे दी कि कोई भी फैक्टर उस प्रिंसिपल को, उस वैल्यू को तोड़ नहीं पा रहा है। कोई भी वैल्यू उस वैल्यू को नहीं तोड़ पा रही। वैल्यू इन द टर्म्स ऑफ मनी, वैल्यू इन द टर्म्स ऑफ लालच, लोभ, किसी भी चीज की एक वैल्यू होती है ना। तो ये जो वैल्यू है कि आपकी इस वैल्यू को कोई भी कीमत नहीं आप तोड़ पा रही, तो आप क्या हो गए? प्राइसलेस हो गए। कि इस वैल्यू को लेकर आप कोई समझौता नहीं करोगे, कहीं भी आप इस वैल्यू को डिग्रेड नहीं होने दोगे। तो दिस वैल्यू इज ऑफ द प्राइम इंपॉर्टेंस इन योर लाइफ। और सारी चीजें जो भी जीवन के अंदर हैं, वो सब इससे नीचे नीचे हैं। तो ये क्या हो जाएगा? दैट विल बिकम अ वे ऑफ लाइफ। और बहुत सारे ऐसे होते हैं ना कि आदमी परिस्थितियों का शिकार हो जाता है कि मैं तो करना चाहता था लेकिन क्या करूं, मजबूरी थी। ये जो शब्द है, तो ये करना चाहना और प्रैक्टिकली होना, दोनों बातों में बहुत अंतर है। चाहते तो हम सारे बहुत अच्छा है, अच्छी बातें करना और अच्छा होना, देयर इज अ लॉट ऑफ डिफरेंस बिटवीन द टू। अच्छी बातें तो हम बहुत कर लेते हैं, लेकिन जब अपने ऊपर बात आती है तो बात अलग होती है, जब दूसरों के ऊपर बात है तो बात अलग है। हमारे मतलब थ्योरी बदल जाती है। जब अपने ऊपर बात होती है तो हम अलग डिफेंस देते हैं, मतलब अपने लिए कहते हैं ना वो, कि अपने लिए तो हम अच्छे वकील हो जाते हैं, और दूसरों के लिए हम हमेशा जजमेंट पास करते हैं, जज हो जाते हैं। इसने ऐसा किया तो 1 मिनट में हम पीछे सर्कमस्टेंस नहीं देख रहे क्या है, हम 1 मिनट में अनाउंस कर देंगे ये तो आदमी ही गलत है, और अपने लिए तो बहुत अच्छे अच्छे डिफेंस रखते हैं। तो ये तो वैल्यू क्या है? आपकी लाइफ में जिसकी झलक दिखे। जैसे शेडो होती है ना आपके साथ, यू ऑलवेज कैरीज अ शेडो। अंधेरे में नहीं होगी, अंधेरे में आपको कोई देख भी नहीं पाएगा, लेकिन अंधेरों में आप पूरी ही शेडो है, अंधेरा ही आपको घेरे हुए शेडो की तरह। तो जो परछाई की तरह आपके जीवन में आपके साथ साथ चले, वो वैल्यू। और वो क्या है? वे ऑफ लाइफ है, कि जिसको आधार बनाकर आप चल रहे हैं। आपके जीवन से यदि वो चीज निकाल दी जाए तो जीवन के अंदर आपका इंटरेस्ट जीरो हो जाए,
इस कदर तक आप उस चीज को दीवानगी है आपकी, तो वो वैल्यू हो जाएगी। ठीक है, पहला। सेकंड लिखो आप, वैल्यूज आर स्टिमुलस टू गुड बिहेवियर। इसका मतलब क्या है? क्या नाम है आपका? मुस्कान। हाँ जी, आप क्या कह रहे हो कि वैल्यू हमेशा पॉजिटिव ही होती है? हाँ, आपकी वैल्यू क्या चीज बढ़ाएगी? वैल्यू मीन्स प्राइस। इस चीज की प्राइस है और इस चीज की प्राइस है। इस चीज की प्राइस 1 रुपए है, इस चीज की प्राइस 1 लाख है। कुछ ना कुछ तो होगा ही जो इसकी वैल्यू को बढ़ा रहा है, हमारी नजरों में कम से कम। तो वैल्यू का मतलब है कि आपकी कीमत बढ़ रही है। आपकी कीमत कब बढ़ेगी? आप अच्छे चोर होगे तो, या आप अच्छे व्यक्ति होगे तो। चोरों के संसार में हो सकता है आपकी कीमत बढ़ जाए लेकिन इन जनरल सोसाइटी के अंदर आपकी इज्जत कब बढ़ेगी? सोसाइटी वैल्यू करती है। इसीलिए कैसा भी जीवन उन लोगों ने जिया हो, चाहे मुंशी प्रेमचंद हो, चाहे चंद्रशेखर आजाद हो, चाहे भगत सिंह हो, हम उनके उस पर जाते नहीं है, लेकिन उनकी जो एक वैल्यू थी, एक वैल्यू देशभक्ति, एक वैल्यू थी ना। यदि आप पर्सनल लाइफ में जाओगे भगत सिंह की में, तो बहुत मस्करा आदमी था, मजाक भी करता था, छेड़ भी करता था। और मैं एक बुक पढ़ रहा था, उस बुक में था कि जब वो कमरे पे रहते थे तो एक ही चारपाई थी उस कमरे पे, और वो कमरा किसी उनके दोस्त का था। तो अब ऐसा अच्छा थोड़ी लगता है कि दोस्त का कमरा है और उसमें, तो ये वो बहुत खेल के आते थे और बिना नहाए आते थे, पसीने की बदबू आ रही होती थी। तो एक तरफ एक और एक तरफ दूसरा, वो उसके दोनों तरफ जाके सो जाते थे। तो अल्टीमेटली वो चारपाई छोड़ देता था और नीचे सो जाता था उनकी बदबू की वजह से, और वो आराम से फिर चारपाई पे सोते थे। तो ऐसा थोड़ी कि भगत सिंह का कोई दूसरा फेस नहीं था, लेकिन शरारतें भी करता होगा, ठिठोली भी करता होगा, हंसी मजाक भी करता होगा, सारी चीजें करता होगा, लेकिन एक वैल्यू ऐसी थी, जो वैल्यू जिसके सामने सारी चीजें बोनी हो गई थी। चाहे जो दोस्तों से झूठ बोली हो, चाहे कुछ भी किया हो, लेकिन एक चीज ने इतना ऊपर प्लेस कर दिया, प्राइम वैल्यू, उसने प्राइसलेस बना दिया। ठीक है, तो आपको प्रेरित क्या चीज करते ही है? तो इस तरह की जो वैल्यूज होती है वो आपको किस चीज के लिए प्रेरित करेंगे? हमेशा अच्छे के लिए करेंगी। इसमें बहुत अच्छी सी कहानी है। एक व्यक्ति, एक बिच्छू पानी में डूब रहा होता है, बार बार निकालने की कोशिश करता है और बार बार डंक मारता है उसको, एक साधु को। तो एक साधारण सा व्यक्ति, सामाजिक व्यक्ति, वो कह रहा है कि भाई तू आदमी है या पजामा है, बार बार तेरे को डंक मार रहा है, फिर भी तू उसको निकालने की कोशिश कर रहा है। ये बोले, जब वो अपनी दुष्टता नहीं छोड़ रहा है, उसका स्वभाव क्या है? डंक मारना, तो वो नहीं छोड़ रहा, तो मैं परमार्थता कैसे छोड़ दूं? मेरा स्वभाव क्या है? बीइंग ए साधु, लोगों का भला करना। तो जब वो डंक मारेगा तो उतनी बार मैं इसको निकालूंगा, और अंततः उसने निकाल दिया। आप समझ गए? तो इन स्पाइट ऑफ कि उसका परिणाम क्या होगा? बहुत सारे लोग होते हैं जो दूसरों की मदद करते हैं, और उसका नतीजा ये होता है घर के अंदर लड़ाइयां हो जाती है। जैसे मेरे अकाउंट है, मेरे अकाउंट सारे ज्वाइंट अकाउंट बना रखे, उनको पता है बंदा कहीं भी किसी को भी दे आएगा, पैसे वापस आते नहीं। अब नहीं आते, नहीं आते। कई बार मैं ये सोचता हूं कि किसी व्यक्ति ने, हो सकता है किसी की जेन्युइन रिक्वायरमेंट हो, इन दोनों लोगों ने धोखा कर दिया, लेकिन इसकी जेन्युइन हो, तो वो जेन्युइन ढूंढने के चक्कर में बहुत बार दे देता हूं पैसे। लेकिन उसका नतीजा क्या हो रखा है? उसका नतीजा ये है, मेरी जेब में कोई छोड़ते ही नहीं, बस इतना ही छोड़ते हैं कि वापस घर तक आ जाए जैसे स्वामी विवेकानंद को घर में बंद कर देते थे, वो छोटे थे जब, वो सब कुछ दे देते थे। तो आखिरी में क्या हुआ कि कोई जा रहा था गली के अंदर से बेचारा, तो उनने अपने कपड़े उतार के अपनी खिड़की से ही बाहर फेंक दिए कि ले जा, चल, तेरे पास पहनने के लिए नहीं है। तो ऐसे आदमी को आप रोक नहीं सकते हो। तो ये क्या है? निरंतर आपको प्रभावित करता रहता है अच्छे बनने के लिए। अच्छे बने रहने की जो प्रेरणा है, सतत प्रेरणा है, कंटिन्यूअस, वो ये है, वो आपको उस स्थान से गिरने नहीं देती। ये जो प्रभाव बना रहता है कि आपको उसी लेवल पे मेंटेन रखता है, ये क्या है? दीज आर द वैल्यूज।
तो वैल्यूज क्या हो गई, एक फोर्स हो गई, जैसे कह रहे हैं एक फोर्स हो गई जो आपको आपके स्थान पर बनाए हुए। ठीक है, सेकंड इनको आप लिख लेना अपने हिसाब से ताकि ध्यान रह जाए। ठीक है, थर्ड लिखो, वैल्यूज आर ब्रॉड एंड गो बियॉन्ड द गिवन सिचुएशन। ब्रॉड मतलब वैल्यूज कभी भी नैरो नहीं हो सकती है, संकुचित नहीं हो सकती है, छोटी नहीं हो सकती है। जैसे उदाहरण के लिए आप किसी को तकलीफ पहुंचाओगे, उस तकलीफ का एक लिमिट हो सकती है, लेकिन अच्छाई की कोई लिमिट नहीं है। आप भला करोगे तो आप तकलीफ पहुंचाओगे, आप 2 को पहुंचा दोगे, 5 को पहुंचा दोगे, 10 को पहुंचा दोगे, लेकिन भला आप लाखों लोगों को कर सकते हो। जैसे इतिहास का उदाहरण देखिए, दधीची, उसने अपनी हड्डियां ही दे दी। जैसे 71 के वॉर में, 65 के वॉर के अंदर जब उन टैंक का सामना करने में अक्षम थे हम, तो लोगों ने क्या किया, अपने बारूद बांध के उस टैंक के नीचे जा जाके उड़ा दिया अपने आप को, अपने जीवन की वो नहीं। तो 30 लाख, 35 लाख, 40 लाख लोगों का जीवन बचाने के लिए उन्होंने कर दिया। तो आप समझे कि वैल्यूज के लिए क्या है, ब्रॉडर सेंस में, कि ये नहीं कि एक व्यक्ति का, दैट इज नॉट वैल्यू। यदि मैं हूं, मैं अपने बच्चे का भला करता हूं केवल, तो दैट विल नॉट बी काउंटेड एज वैल्यू। अपनी पत्नी का, अपने रिश्तेदारों का, इन्हीं का भला करता हूं तो नहीं। इन स्पाइट ऑफ कोई भी है, जो भी आ गया, जितना मेरा सामर्थ्य है, जितना मेरे से बन पड़ता है, उतना मैं करता हूं, तो वो ठीक है, वो हो गया। जैसे उदाहरण के लिए अब हम देख रहे थे कि डॉक्टर है, एक डॉक्टर का क्या है मकसद, क्या है, डॉक्टर क्यों बन रहा है, लोगों को सर्व करने के लिए। तो सक्सेसफुल तो हो गया बंदा, डॉक्टर बन गया। तो भाई उसने जो चाहा था, जिस अमित की हम बात कर रहे थे, वो यही तो था कि उसने पढ़ा, पढ़ के उसने पढ़ाई पूरी की, अच्छा सर्जन बन गया, तो ये तो सक्सेस के उसमें आ गया। लेकिन क्या उस सफलता को उसने सार्थकता में बदला? सार्थकता मीन्स कि उसका जो यूज है वो एट लार्ज पब्लिक के लिए हुआ, नहीं हुआ तो दैट इज नॉट सक्सेस। वो उसके लिए सक्सेस हो सकती है, बट समाज के लिए दैट इज नॉट सक्सेस। तो वो क्या है, वो वैल्यूलेस है। तो जब वैल्यू ऐड हो जाती है किसी भी चीज के अंदर, तो वो क्या बन जाती है, सार्थक बन जाती है। तो ऐसा व्यक्ति 5 बजे ड्यूटी ऑफ हो गई, 5:30 बजे जाएगा, उसको पता लगा कि ये औरत है, गरीब है बेचारी। एक मैं एक बार सीएमओ के पास बैठा हुआ था, तो अल्ट्रासाउंड रूम के अंदर बैठे हुए थे, तो वहां एक औरत आई अल्ट्रासाउंड कराने के लिए। तो डॉक्टर उस डांट लगा रही थी बहुत ज्यादा। डॉक्टर कह रही थी कि भाई तेरे को शर्म नहीं आई, तेरे को मैंने 30 दिन पहले कहा था आने के लिए, अल्ट्रासाउंड कराने के लिए, अब तुझे बिल्कुल भी परवाह नहीं है अपनी, तेरी कंडीशन कितनी खराब कंडीशन है और तू इतने दिन बाद आई है। ऐसे लापरवाह होते हैं कि बहुत जोर जोर से डांट लगाई उसने। वो औरत रोने लगी। तो मैंने कहा मैडम आप इससे पूछ तो लो क्यों नहीं आई, आप तो इसको डांट लगाए जा रहे हो। तो जब मैंने कहा तो उस औरत की थोड़ी सी हिम्मत बनी। तो उसने कहा जी मेरे पास किराए के पैसे नहीं थे, और किराया कितना लगता था, 5 रुपए। सोचो साहब, उस औरत के पास 30 दिन के अंदर 5 रुपए नहीं बने, कि 5 रुपए मेरे पास हो तो मैं, तो उसके शरीर की कितनी बुरी हालत हो रही है। जो अल्ट्रासाउंड उसको अगले दिन कराना चाहिए, तो 30 दिन बाद पैसों का इंतजाम करके कहीं से मजदूरी की होगी, पहले खाने के लिए जुटाया होगा, इतनी गरीबी के अंदर वो जी रही है। तो डॉक्टर ने क्या काम किया, पहला काम उस डॉक्टर ने अपनी जेब से 50 रुपए निकाल के दिए कि अभी किराए में तू वो मत करना, 10-20 और चीज में खर्च करने तो खर्च कर लेना। ये क्या है, ये सार्थकता है। आपका काम सिर्फ उसको देखना नहीं है, आपका दिल पसीज रहा है, आप रियल में सेवा करना चाह रहे हो। समझ गए आप? और दूसरा उदाहरण हमने अमित का देखा है, उसने पैसों के लिए किडनी बेच दी, उसने अपनी सैलरी में से दे दिया उसको, कि ताकि इसको स्वास्थ्य लाभ मिल सके। ठीक है, तो ब्रॉडर सेंस के अंदर हमेशा काम करेगा ये, इन अ गिवन सिचुएशन, कोई भी सिचुएशन हो। तीसरा, चौथा लिखो, ये बुक में दे रखी, मैं उन्हीं को एक्सप्लेन कर रहा हूं। ठीक है, चौथा है वैल्यू हेल्प्स इन आइडेंटिफाइंग एंड अप्रेजिंग
एन एक्शन। ओशो कहता है जो व्यक्ति आज आपके लिए ताली बजा रहा है ना, वो एक दिन इस हाथ को मजबूत कर रहा है आपको चांटा मारने के लिए, और उसकी बात में कहीं ना कहीं दम भी है। वो कहता है स्टार्टिंग के अंदर हम करते हैं, लेकिन इंसान है ना, एक समय में क्या होता है, वो व्यक्ति आगे बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, और हमारे अंदर क्या है, एक नेगेटिव एनर्जी बनती जा रही है, और फिर हम क्या करते हैं, हम उसको पसंद नहीं करते। एक समय तक कोई छोटी मोटी अचीवमेंट कोई कर लेता है तो हम उसको अप्रेज करते हैं, ठीक है, बहुत अच्छा, शाबाश, लेकिन वो ऐसी कर ले कि आपकी रोटियों पे ही शाम को मसाले काम करने लग जाए, माँ रोटी बाद में दे, देख उसको, वो भी तो लड़की है या वो भी तो लड़का है, तो फिर आपके मुंह से क्या निकलेगा उसके लिए? तो आप अप्रेज नहीं करेंगे। अप्रेज वही कर सकता है जो उस चीज की वैल्यू करता है। एक नॉलेजेबल पर्सन ही एक नॉलेजेबल पर्सन की अप्रिसिएशन करेगा। एक ऐसा व्यक्ति जो अच्छा होगा वही अच्छाई की बड़ाई करेगा, बुरा व्यक्ति कभी भी अप्रिशिएट नहीं करेगा। तो यहां जो ये कह रहे हैं कि वैल्यू हेल्प इन आइडेंटिफाइंग, पहचान कराती है हमारी, किसके साथ, मानवता के साथ, इंसानियत के साथ, भलाई के साथ, इन सारी चीजों के साथ हमारी पहचान कराती है। और ऐसा कोई भी व्यक्ति किस भी स्तर पे होगा, जैसे आपने उदाहरण देखा होगा, अमिताभ बच्चन का एक प्रोग्राम आता है काफी समय से, कौन बनेगा करोड़पति, उसमें बंदा सामने वाले को कितना इजी फील कराता है, चाहे वो गरीब हो तो भी वो इस तरह से करता है कि तेरी गरीबी भी बहुत बड़ी चीज है। एक मैं नॉवल पढ़ रहा था संस्कृत का, उसमें एक लाइन आ रही थी, तो मैं लेखक की दूरदर्शिता को सोच रहा था, कितने शानदार शब्दों का उपयोग किया है। वो लिख रहा है कि वो जो लेखक है, जो कैरेक्टर है, उसका जो हीरो है वो बहुत गरीब है, बेहद गरीब है, और गरीबी में ही जान दे रहा है, उसके पास खाने को नहीं है, वो भूखा मर रहा है, बहुत दिनों से उसने कुछ नहीं खाया, सर्दी है, ठिठुर रहा है, और उस वजह से उसकी जान निकल रही है, ही वॉज अबाउट टू डाई, और जाने से पहले सोच रहा है, कह रहा है कि मेरे मरने के बाद तेरा क्या होगा, एक दरिद्रता, तू जो मुझ में अब तक रह रही थी, अब तो तू बेवा हो जाएगी, तेरे को ठिकाना कहां मिलेगा। सोचो, दरिद्रता मीन्स पुअरनेस, कितनी बड़ी बात कह रहा है। आप सोचो, ये दीज आर द वैल्यूज, कि वो गरीबी पे भी तरस खा रहा है, गरीबी से मर रहा है, लेकिन गरीबी कि तेरे को मैंने पनाह दे रखी थी, अब तक तू जिंदा थी मेरी वजह से, और मेरे मरने के बाद तुझे तेरा क्या होगा, मेरा तो जो हो रहा है हो रहा है। आप सोच रहे हो, ये चीजें, ये जो भाव है, ये वहीं आ सकते हैं जहां वैल्यूज है। वैल्यूज ही वैल्यूज की कदर करेगी। ठीक है, आगे देखते हैं। वैल्यूज आर अ मिक्स ऑफ इंफॉर्मेशन एंड कन्विक्शन। वैल्यूज आर अ मिक्स ऑफ इंफॉर्मेशन एंड कन्विक्शन। ठीक है, कन्विक्शन, ठीक है, प्रेरणा तो कुछ ना कुछ बनेगी, वैल्यूज ही आपको प्रेरित करेंगी। तो यहां जो ये कह रहे हैं कि इंफॉर्मेशन, हम वैल्यूज सीखते हैं ना कहीं से, उन वैल्यूज का रिगार्ड करना, उन वैल्यूज को मान सम्मान प्राप्त करते हुए, उन वैल्यूज को हम पढ़ते हैं महापुरुषों के, उसमें फिलोसफर्स के जीवन में, और हम चोरू चुक्के का क्यों नहीं पढ़ते कभी। हम जो पढ़ते हैं मॉरल से रिलेटेड, ये सारी चीजें उन व्यक्तियों से रिलेटेड पढ़ रहे हैं जिन्होंने अपने जीवन में बहुत कुछ अर्जित किया हुआ है। तो ये इंफॉर्मेशन कहां से आ रही है हमारे पास, सूचना कहां से आ रही है कि प्रिंसिपल वैल्यूज कितना बड़ा हमारे जीवन में रोल अदा करती है, उसको अप्रिसिएशन, उसको रिवार्ड्स सोसाइटी पूरी देती है। वो कहानियां हजारों सालों से, सुकरात से पहले से भी वो कहानी चली आ रही हैं। महाभारत है, रामायण है, गीता है, इनको हम क्यों पढ़ रहे हैं, इनमें वैल्यूज की तो बातें हैं, और हजारों सालों से जब चीजें लिखी भी नहीं जाती थी तब से है। उपनिषद है, ये सब क्या है, ये सब वैल्यूज के बारे में ही है, और इनमें वैल्यूज की कहानी है।
ठीक है। तो इसलिए तो कोई भी काम करने की वो जो सूचना है, वो जो इंफॉर्मेशन है, वो प्रेरित करेगी। ठीक है। यहां पर इन्होंने किस दृष्टि में लिया है मुझे नहीं पता, मिक्स ऑफ इंफॉर्मेशन। यहां जो मैं समझता हूं वो ये है कि यू आर एबल टू डिफ्रेंशिएट, क्योंकि इस दुनिया के अंदर अच्छाई बुराई सारी चीज है, तो वैल्यू मेक्स यू एबल टू डिफ्रेंशिएट बिटवीन द टू। उस इंफॉर्मेशन में से आपके काम की चीज निकालना और आपको उस काम को करने के लिए प्रेरित करना। ठीक है। राइटर का कुछ और रहा होगा लिखने का, लेकिन मैं जो समझता हूं वो ये है। ठीक है। सेकेंड, सिक्स्थ है वैल्यूज आर लर्नड, सीखी जाती हैं। और इसका सबसे अच्छा उदाहरण जो है वो दैट इज शिवाजी। गुरुजी भी सिखाते हैं ना, सदा सत्य बोलो। युधिष्ठिर का आपने सुना होगा कि सब पाठ याद कराते हैं, बिल्कुल सिंपल है, लेकिन युधिष्ठिर याद नहीं करके आ रहा। वो कहता है कि जब तक मैं इसको अपने जीवन में नहीं उतार लूंगा तब तक। तो मकसद भी यही होता है। आज हम ऐसे लिखने के लिए दिए जाते हैं हमें, और हम क्या सोचते हैं, अच्छा पड़ोसी, अच्छा दोस्त, ये सारी चीजों के हम तुरंत लिख देते हैं 1 मिनट में। और हमारा मकसद क्या होता है कि अच्छा लिखेंगे तो अच्छे नंबर मिल जाएंगे। लेकिन क्या वो अच्छाई हमारे जीवन में है? प्रैक्टिकली हम ऐसा करते हैं? वी आर नॉट बॉदर्ड अबाउट दैट। हमें कोई लेना देना नहीं है उससे, कि वी आर कंसर्न अबाउट मार्क्स। और यदि किसी बच्चे ने सच लिख दिया तो उसके माँ बाप भी कि तू ज्यादा हरिश्चंद्र की औलाद है, ये नहीं लिख सकता था, टीचर भी यही कहेगा। तो असली मकसद क्या है? असली मकसद तो वो इंफॉर्मेशन का था कि उसको इस चीज के जरिए एक इंफॉर्मेशन देना, ताकि वो उस इंफॉर्मेशन पे काम करे। जो पीछे वाला पॉइंट था ये था। तो इसलिए सिखाई जाती हैं। और ये सिखाई कैसे जाती हैं, इसके बाद हम ब्रेक करेंगे। ठीक है, ये आगे फिर बाद में कंटिन्यू करेंगे। 12-13 साल की रही होंगी जीजाबाई, शिवाजी की माता जो थी। उनको किसी मुगल सैनिक ने छेड़ दिया, उनके साथ बड़ी बदतमीजी की। उन्होंने जाके शिकायत की अपने फादर से। तो फादर ने कहा, भाई हमारे अंदर इतनी हिम्मत नहीं है मुगल सल्तनत से पंगा लेने की, और मैं खुद आया, मैं एम्प्लॉय ऑफ दैट एम्पायर, तो मैं तो जा ही नहीं सकता अगेंस्ट। तो उसको बड़ा बुरा लगा। उसने अपने चाचा से कही और लोगों से कही, तो सबने कहा कि कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, होता है, तू बेटा अपने घर रहा कर, तू बाहर मत निकला कर। लेकिन उस औरत ने उसको अपनी प्रेस्टीज पे ले लिया कि ऐसे कैसे किसी को राइट है, कैसे कह सकता है मुझे, उसकी हिम्मत कैसे हो गई। तो इस चीज ने उसके अंदर एक ऐसी आग भर दी कि उसने वहीं अपने फादर को, उन सबको इकट्ठा करके बोला कि तुम्हारे बस का नहीं है ना, तो मैं एक ऐसे शेर को जन्म दूंगी और उसको इस काबिल और लायक बनाऊंगी कि मुगल सम्राट की जो नींव को हिला देगा, उनके हलक में हाथ डाल के उनकी जीभ को खींच देगा। ये जो प्रतिशोध की भावना है, ये उसने प्रतिपल इस बात को याद रखा। जो बचपन था शिवाजी का, इट वॉज नॉर्मल, नॉट नॉर्मल, साधारण बच्चे का नहीं था। बड़ा कड़ा प्रशिक्षण दिया था उसको, उसके ऊपर बड़ी कठोरता के साथ, अनुशासन के साथ उसने फ्रॉम द डे 1 उसको इतना ताकतवर। जब तो 13 साल का बच्चा कैसे सोच सकता है उसकी विजय करने की, कि माता तेरे को क्या चाहिए तेरे जन्मदिन पे, और कितना बड़ा टास्क दे दिया कि दे सकता है तो किला दे। और उसने किला ही दिया जीत के। अपनी सेना इकट्ठी की। सेना कहां से इकट्ठी करता, रिसोर्सेज नहीं थे, दोस्तों को इकट्ठा किया, उन दोस्तों को चैनलाइज किया, मोबिलाइज किया, मोटिवेट किया, उनको ट्रेनिंग दी। ऐसे थोड़ी जीत गए होंगे वो, तो आप समझ रहे हो। तो वैल्यूज सिखाई जाती हैं, और इसमें बहुत बड़ा रोल किनका होता है? हमारे माँ बाप का होता है, सोसाइटी का होता है, दोस्तों का होता है, अच्छे लिटरेचर का होता है, टीचर्स का होता है, बहुत सारे फैक्टर्स हैं, वो हम पढ़ेंगे। तो